अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद मुज़म्मिल मुनाफ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ एंड देन इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाएंगे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। All right, we were just about to begin with it. My name is Mohammad Muzammil Munaf, an associate chartered accountant as well as a CFA candidate. मैं इंशाल्लाह ताला CFA level 1 के लिए अपेयर होऊंगा very shortly. As far as my professional background is concerned, I did my articles from PwC for about 4 years over there. Then I had to join over there as assistant manager in the audit department. Once audit department wala part was done, I went to Saudi Arabia for about a year at KPMG Riyadh. Then उसके बाद यहाँ पर आना हुआ, and since then I'm with Unilever Pakistan. Alongside Unilever Pakistan Limited, I also lead research department or say an advisory department at one of the portfolio management services company. वहाँ पे मैं डायरेक्टर भी हूँ as well as उनका हेड ऑफ रिसर्च भी हूँ। कंपनीज के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस, इन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर लीड करता हूँ, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटीज मार्केट से है। इसके अलावा एज फार एज टीचिंग इज कंसर्न्ड, ओवरऑल लेवल पे इट्स बीन 11 years नाउ सिंस आई एम टीचिंग। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी की अगर बात करें तो इट्स लाइक 5 to 6 years। पहले मैंने कुछ अर्सा कैफ 9, ऑडिट, कॉस्टिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए। अभी भी कॉस्टिंग से तो मेरा ताल्लुक यहाँ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पर है, बट मोर सो फ्रॉम अ फाइनल पर्सपेक्टिव BFD एज वेल एज MSc 2, ये दो सब्जेक्ट से जो मैं यहाँ पर लीड करता हूँ। जो लोग ऑनलाइन के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके पास चैट ऑप्शन अवेलेबल है। कोई सवाल अगर वो पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। आज की क्लास का एजेंडा क्या है सर, क्या क्या चीजें हम आज करेंगे, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल डिस्कस अबाउट द पेपर। सबसे पहले पेपर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे, मतलब इनफैक्ट सभी ऐसे होंगे जो पहली दफा इस पेपर के बारे में सुन रहे हैं या पहली दफा क्लास ले रहे हैं। हम इस पेपर के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इस पेपर का पासिंग रेशियो, क्यों स्टूडेंट्स इसमें फेल होते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होगी, हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्लासेस किस तरह से होंगी, ऑनलाइन लें, फिजिकल लें, रिकॉर्डेड लें, किस तरह से नोट्स को हैंडल करें, क्लासेस को हैंडल करें, थिंग्स लाइक दैट। और फिर हमारे पहले टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एरिया हम बहरहाल स्टार्ट करेंगे। सो लिखते लिखते साथ साथ बात करते चले जाते हैं। CFAP 4 बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस। ठीक है जी, अब बात स्टार्ट करूंगा मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन के अंदर जो वर्ड चार्टर है, इसका मतलब पता है किसी को? हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहते हैं। कैफ में हमने काफी साल लगाए, AFC का लॉलीपॉप मिला, वो भी जल्दी जल्दी क्लियर किया, कैफ क्लियर किया, लेकिन इस चार्टर वर्ड का मतलब पता है हमें नहीं पता। इस चार्टर वर्ड का मतलब बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जानते। अच्छा, मुझसे मेरे बचपन में पूछा जाता था, मुझे भी नहीं पता होता था। ठीक है यार, चार्टर से ऐसा लगता है कोई सर्टिफिकेट होगा, कोई एसोसिएशन होगी, इस तरह की कोई बात होगी, इसलिए वर्ड चार्टर यूज होता है। चार्टर इज बेसिकली अ लाइसेंस, लाइसेंस ऑफ डूइंग व्हाट, लाइसेंस ऑफ ऑडिटिंग। आपके पास ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का एक प्रॉपर लाइसेंस होता है और आप उसके ऊपर एक जबरदस्त किस्म की मास्टरी हासिल करते हैं। यानी कि इनकम टैक्स हो गया, यानी कि कॉर्पोरेट लॉज हो गए, यानी कि ऑडिटिंग हो गई, अकाउंटिंग हो गई, बड़ी जबरदस्त किस्म की मास्टरी ओवरऑल लेवल पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मिलती है। लेकिन एक छोटी सी बात जो पार्टिसिपेंट्स वर्चुअली कनेक्टेड हैं, जो फिजिकली यहाँ मौजूद है, सबसे पूछना चाहूंगा, हम अकाउंटिंग के अंदर अक्सर ये चीजें पढ़ते हैं कि यार फलाना एसेट कंपनी ने लिया और ये इतने रेट पे डिप्रिशिएट हो जाएगा, फलाना इंटेंजिबल कंपनी ने लिया, इसकी अमोर्टाइजेशन इतने साल पर हो जाएगी, ये एसेट इस वैल्यू पे था, अब ये इम्पेयर होने जा रहा है, इसकी इम्पेयरमेंट बुक हो जाएगी, फलाना कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन में इतनी गुडविल रिकग्नाइज हुई, गुडविल हो जाएगी। लेकिन क्या आज तक हमने ये सोचा कि वो मशीन जो कंपनी खरीदने की बात कर रही है, वो खरीदने का फैसला आया कहां से? Why did they buy that machine? अगर आज एक कंपनी ये कहती है कि यार USD या पाउंड या यूरोज, इसका रेट बहुत ज्यादा तेजी से अप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो मुझे बताओ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन के लिए क्या वो कंपनीज कुछ करती हैं या नहीं करती हैं? सर इसके बारे में तो नहीं मालूम। एक मशीन लेनी है, आपको उसकी कोटेशन मिलती है USD $1 लाख, $1 लाख, 15.5 मिलियन की मशीन, 1.5 करोड़ रुपए की मशीन लेनी है, तो ये मशीन खरीदने का फैसला कहाँ से आया? हमें डेप्रिसिएशन तो पता है, डेप्रिसिएशन निकलने के बाद उसकी ऑडिटिंग करना भी हमें आती है कि उसको चेक किस तरह किया जाएगा, उसकी जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो भी हमें पता है कि टैक्स में डेप्रिशिएट कैसे होता है। लेकिन
ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस बिजनेस ने, ओनर ने, शेयर होल्डर ने वो मशीन खरीदने की इजाजत दी कैसे? डायरेक्टर ने उसको खरीदने का फैसला किया कैसे? और फिर अगर वो फॉरेन करेंसी में खरीदनी थी, वो फॉरेन करेंसी में एक्वायर करनी थी, तो उस करेंसी के रेट को कैसे प्रोटेक्ट किया? आज मैंने मशीनरी ऑर्डर की, डॉलर चल रहा था 151, जिस दिन डिलीवरी की डेट आई डॉलर चल रहा है 153, जिस दिन पेमेंट की डेट आई डॉलर चल रहा है 155। तो बैठे बैठे मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई ना। $1,00,000 जहाँ 150 मिलियन पे खड़े हुए थे, वो 152 हो गए, वो 154 हो गए, 155 हो गए। तो इतना जो तेजी से अपसर्ज जा रहा है, इसको कंपनी कैसे मैनेज करती है? प्लस एक और बात, मुझे ये बताओ, शेयर होल्डर का पैसा लेना ज्यादा अच्छा है या लोन लेना ज्यादा अच्छा है? शेयर होल्डर का पैसा लेना अच्छा है। शेयर होल्डर इज द गुड, शेयर होल्डर का ऑप्शन बेहतर है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप आज एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा। 100 रुपए, लाख रुपए डालेंगे तो साल बाद 1,06,000 रुपए हो जाएंगे। आप लगाएंगे उस कंपनी में पैसे? क्यों? रिटर्न कम है। यानी शेयर होल्डर रिटर्न क्या मांगता है? ज्यादा मांगता है। शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई अगर मैं लाख रुपए आज बिजनेस के अंदर डाल रहा हूं तो मुझे कम से कम 100% तो बचना चाहिए। 21 दिन में पैसे डबल तो होने चाहिए ना। शेयर होल्डर तो ये सोचता है ना कि 20-21 दिन, 25 दिन में पैसे डबल हो जाएं तो वो कंपनी अच्छी है, वरना नहीं है। मुझे बताओ, कंपनी को चलाने वाली कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उसकी शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट होती है। बैंक का लोन कितने परसेंट पे मिल रहा है? 7-8% के ऊपर। शेयर होल्डर का पैसा कितने परसेंट पे मिल रहा है? 20-25% के ऊपर। एज अ मैनेजर सोचो, एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचो, क्या डिसाइड करोगे? लोन लेना? थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे शेयर होल्डर का पैसा लेना ज्यादा फायदेमंद है। सवाल पैदा हो गया यहाँ पे। अब मैं कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे बैठा हूं, मैं कंपनी में सीएफओ की पोजीशन पे बैठा हूं, हेड ऑफ मार्केटिंग, हेड ऑफ सेल्स, हेड ऑफ कंप्लायंस, हेड ऑफ एचआर। ये लोग कंपनी के ओनर्स थोड़ी होते हैं, ये तो कंपनी को चलाना जानते हैं। और इनके दिए हुए रिजल्ट्स की बेस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करते हैं कि इनको मजीद नौकरी पे रखना है या नहीं रखना है। अगर एक चीफ एग्जीक्यूटिव मुझे कमा के नहीं दे रहा, मैं उसको रखूंगा? कभी भी नहीं। आई विल गेट हिम रिप्लेस्ड इन 2-3 years ओनली। यही चीज नोकिया के साथ हुई थी। नोकिया किसी जमाने में जब डाउनफॉल होने लगा था, सबसे पहला स्टेप क्या किया? नोकिया के सीईओ को बदल दिया। मैनेजमेंट अपनी नौकरी हाथ से जाने देगी तो उसके लिए क्या बेहतर है, लोन लेना या शेयर होल्डर से पैसा लेना? लोन लेना। 2 मिनट पहले आपने कहा नहीं यार, शेयर होल्डर का पैसा लेना ज्यादा सही है। तो ये लेंस, ये माइंडसेट आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं। ऑडिटिंग हमें बहुत अच्छे से आती है, अकाउंटिंग हमें बहुत अच्छे से आती है, रिपोर्टिंग हमें पता है किस तरह डिस्क्लोज करते हैं। डिविडेंड की एंट्री सर आप बनवा ले मुझसे अच्छा कोई बंदा नहीं है जो डिविडेंड की एंट्री बना के दे। लेकिन कभी ये सोचा कि कितना डिविडेंड देना चाहिए कंपनी को? ये कभी भी नहीं सोचा सर। मशीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, कभी भी नहीं सोचा। उस ट्रांजैक्शन की फाइनेंसिंग कहां से हो, इक्विटी से हो, डेट से हो, ये कभी भी नहीं सोचा। एक कंपनी, अच्छा अभी आप लोगों ने कहा कि लोन लेना चाहिए, ठीक है। अब अपनी बात पे कायम रहेंगे? नहीं सर, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जवाब बदलता रहता है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक कंपनी है, 2 अरब की इक्विटी है, 11 अरब का लोन है। 2 अरब की इक्विटी है, 11 अरब का लोन है, लॉसेस में जा रही है, एक्सपेंशन करना चाहती है, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। आपको क्या लगता है इसको पैसे कौन देगा? बैंक देगा इसको मजीद पैसे? बैंक बोलेगा भैया पिछला तो उतारो, इतना ज्यादा डेट में चल रहे हो, वहां पे किसके पैसे लेना बेहतर हो जाएगा? शेयर होल्डर से पैसे लेना बेहतर हो जाएगा। शेयर होल्डर भी क्यों देगा? अगर वो कंपनी को बचाना चाहता है खुद, वो है कि यार ठीक है पूरी उम्मीद है कि बच जाएगी कंपनी, तो दे देगा, वरना नहीं देगा। तो ये जो सवाल तुमने पूछा कि शेयर होल्डर क्यों देगा पैसे, क्या आज तक किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा सवाल आया जहन में? कभी भी नहीं आया। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हमने एएफसी से अब तक ऐसा नहीं पढ़ा जो हमें डिसीजन मेकिंग सिखाए, जो हमें ये बात सिखाए कि यार फैसला, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने कैसे हैं, एक टेबल पे बैठ के ये कैसे डिसाइड करना है कि मैं फलां कंपनी को एक्वायर करूं या ना करूं। कंसोलिडेशन पढ़ी है आप सबने? कंसोलिडेशन पढ़ी है। कंसोलिडेशन में आता है भाई 2012 में लकी सीमेंट ने आईसीआई पाकिस्तान को एक्वायर कर लिया। हमने बोला जबरदस्त, हमें फिजिकल वैल्यू निकालना आती है, हमें नेट एसेट्स की वैल्यू निकालना आती है, हमें एनसीआई निकालना आता है, हमें गुडविल निकालना आती है, हम परचेस कंसिडरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन भाई लकी सीमेंट वाले के मन में क्या समाई जो आईसीआई को घर लेके आ गया? वो अच्छी भली एक्सो नोबेल उसको चला रही थी। अच्छा, एक्सो नोबेल के दिल में क्या आया कि उसको उठा के बेच दिया, एक चलती हुई प्रॉफिटेबल कंपनी को बेच दिया। और लकी के दिल में क्या आया कि एक चलती हुई कंपनी को खरीद लिया। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं थी और इसलिए एक्सो नोबेल ने बेचा था, तो लकी ने उसको क्यों उठाया? आज लकी ने किया के साथ पार्टनरशिप क्यों की? सोचने वाली बात है। आज एंग्रो सिंध कोल माइनिंग वाले प्रोजेक्ट्स में हाथ क्यों डाल रहा है?
थर और थल के कोयले से बिजली क्यों बनाई जा रही है, ये चीजें, ये जो एक लेंस होता है ये रिलेटिवली मिसिंग होता है। अब इन चीजों का जो लेंस है ये डेवलप होता है अंडर दिस सब्जेक्ट बिजनेस फाइनेंस डिसीजन। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन सब्जेक्ट के प्राइमरीली 4 लेंसेज हैं। कौन कौन से? एक है सर इन्वेस्टिंग डिसीजंस, दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजंस, तीसरा है रिस्क मैनेजमेंट, और चौथा है मैनेजमेंट कंट्रोल्स। चौथा है मैनेजमेंट कंट्रोल्स। प्राइमरीली ये 4 किस्म के डिसीजंस हैं जो हम ओवरऑल लेवल पे बीएफडी में टेकअप कर रहे होंगे। कौन कौन से? इन्वेस्टिंग डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल्स। सर थोड़ा सा इन एरिया की डिटेल्स पे बात करते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस ये दोनों मिलके 40 से 50 मार्क्स के लिए टेस्ट होता है। दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ योर पेपर। इन्वेस्टिंग डिसीजंस एज वेल एज फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर इनकी फर्दर बाइफिकेशन देखने जाओ तो कभी ये 30 नंबर का, कभी ये 20 नंबर का आता है, कभी ये 30 नंबर का, कभी ये 20 नंबर का आ जाता है। ओवरऑल लेवल पे 50% इज द पेपर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या पढ़ेंगे इसमें वो बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट में सर करेंसी, फॉरेक्स की ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट रेट्स का रिस्क, करेंसी का रिस्क, कमोडिटी का रिस्क, प्राइसिंग का रिस्क, ये जितने किस्म के रिस्क है ये कंपनी यहाँ पे मैनेज करती है। इनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कल न्यूज आई है स्टेट बैंक ने काइबोर का रेट 7% कांस्टेंट कर दिया, मजीद पीरियड के लिए 7% कर दिया। अब बताओ ये जो 7% काइबोर किया है बैंक ने, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? ये अच्छी बात है, बुरी बात है? क्या इम्प्लीकेशन है इसकी? हाँ अभी 7% पे कर दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। काहे? सही, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी से आगे बढ़, गाड़ी जितना सब सोच लेते हैं, गाड़ी के अलावा की बात करते हैं। गाड़ी तो भी सब निकलवाते हैं यार, गाड़ी के अलावा सोचो फायदा कैसे उठेगा। छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट मिलेगा, एसएमईज को सपोर्ट मिलेगा, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज को सपोर्ट मिलेगा। ओवरऑल लेवल पे इकोनॉमी में लोन लेना अगर आसान है, ठीक है, वो सूद ठीक है, अब एक उसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी जगह पे, लेकिन अगर लोग इस तरह की कोई चीज आते हैं, किसी इस तरह की स्कीम की तरफ आते हैं, तो वो बिजनेस को फ्लरिश करते हैं, स्पेंडिंग को फ्लरिश करते हैं, कंजम्पशन बढ़ती है, लोगों के लिए आसान हो जाती हैं बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स का लेंस है, हमें इंटरेस्ट के हिसाब से IFRS 9 की अकाउंटिंग करना शायद बहुत अच्छे से आती हो, हमने FAR में पढ़ी हो, हमने जो है वो शायद FAR 2 के अंदर पढ़ा हो कि IFRS 9 की अकाउंटिंग कैसे होगी, बट इवेंचुअली एक इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं, ये मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेंस सिखाता है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सारी ये चीजें आती हैं, करेंसी, इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी के रेट्स, फॉरेक्स वगैरह, प्लस किसी कमोडिटी को अगर मैं सेल कर रहा हूँ, कमोडिटी की प्राइसिंग आगे जाके अगर बढ़ जाए, कम हो जाए, वो एरिया यहाँ पे आता है। और मैनेजमेंट कंट्रोल्स इज बेसिकली योर कॉस्टिंग एरिया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहले मैक का एक अलग पेपर हुआ करता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से, बैक इन मॉड्यूल एफ में ये पेपर था, अलहदा से था। मैंने जिस जमाने में BFD दिया तब बिल्कुल वो CFAP की पहली अटेम्प्ट थी, तो मैंने BFD में 25 नंबर का मैक का एरिया दिया, वो अलग, और फिर मैक का 100 नंबर का पेपर पूरा दिया था, वो अलग। तो जो 100 नंबर का पेपर था, पता नहीं आए कि आपके मन में क्या समाई, उसको छड़ी मार के 25 नंबर का किया और यहाँ पे डाल दिया। तकरीबन 25% एरिया ये वाला है और 25% एरिया ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर चंद एक टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल नए हैं, जो तुम लोग पढ़ोगे, और चंद एक टॉपिक्स हैं जो थोड़े से पुराने, ठीक है। बजटिंग तुम्हें याद होगा,
वो इस एरिया में करना है हमने, ठीक है। बजटिंग, फोरकास्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग इसके अंदर नया है, ट्रांसफर प्राइसिंग हम लोग पहले नहीं पढ़ते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, दिस इज ओल्ड वन, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, लिटिल बिट न्यू फॉर यू, ठीक है, एंड अदर्स। ये तकरीबन मिला के यहाँ 20 नंबर का एरिया बनता है। अगर मैं फॉरेक्स की बात करूँ, रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ, यहाँ पर फॉरेक्स आ जाता है, यहाँ पे आपके इंटरेस्ट रेट्स आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोजर आ जाता है, प्राइसिंग आ जाती है, प्राइसिंग आ जाती है, ठीक है। ये सारा एरिया हम इसके अंदर पढ़ते हैं। और इवेंचुअली अगर मैं पहले वाले की बात करूं, इन्वेस्टिंग डिसीजंस और फाइनेंसिंग डिसीजंस की, यहाँ पे वो सारे की डिसीजंस होते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है और इन इन्वेस्टमेंट्स को कैसे फाइनेंस करना है, हाउ टू फाइनेंस, इनको फाइनेंस किस तरीके से करना है। प्लस फाइनेंस करने में फिर आपके पास दो सोर्सेस अलग होती हैं, इक्विटी और डेट, इक्विटी और डेट। प्लस इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर एक बड़ा एरिया और होता है, एक बड़ा एरिया वहां पर और होता है, दैट इज बेसिकली mergers and acquisition। mergers and acquisition 10 से 15% के लिए वो इसी एरिया के अंदर इंक्लूड करके, इसी 50% के अंदर इंक्लूड करके 10 से 15% के लिए वो पूछता है। और मर्जर एक्विजिशन मोर और लेस आपको हर अटेम्प्ट के अंदर नजर आएगा। सो वन बाय वन अब चलते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिंग डिसीजंस होते हैं। इन्वेस्टिंग डिसीजंस के अंदर इस बात को कैटर किया जाता है कि कंपनी को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, इन तीनों एरियाज के अंदर किस किस्म के इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेने चाहिए। इन्वेस्टिंग डिसीजन से मतलब कोई प्रोडक्ट मैंने आज स्टार्ट करना है, करूं या नहीं करूं, किसी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करूं या नहीं करूं, किसी मशीन को परचेज करना है, परचेज करूं या नहीं, परचेज करने के बाद उसको रिप्लेस कितने टाइम में करूं, और अगर एक वक्त में मेरे पास चंद पैसे हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल हैं तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में से कौन सी अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करूं, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, लेकिन जो आपकी विशेष होती हैं, वांट्स होती हैं, ये अनलिमिटेड होती है, डिमांड्स और नीड्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। तो इसी तरीके से आपके पास 5-6 लाख 10 लाख रुपए हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। चाहे आप इसको सीमेंट में लगा दें, कंस्ट्रक्शन में लगा दें, चाहे आप इसको पोल्ट्री या इस तरह के किसी फार्मिंग के बिजनेस में लगा दें, एग्रीकल्चर में लगा दें, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो कौन सा एरिया है जो एक बिजनेस के लिए पर्टिकुलरली सूटेबल है, ये बेसिकली हमें इस सब्जेक्ट से पता चलता है। तो इस सब्जेक्ट का जो लेंस है वो अकाउंटिंग का बिल्कुल भी नहीं है। इस सब्जेक्ट में मैं कतई अकाउंटिंग के हवाले से कोई बात नहीं करूंगा, उल्टा मैं सब्जेक्ट में वो बातें करूंगा जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे सर ये तो समझ ही नहीं आती। डेप्रिसिएशन को मैं बोलूंगा नहीं है ये एक्सपेंस, अब बोलोगे लाहौल वाला कुवत मियाँ, हम तो रट्टा मारते मारते बड़े हुए हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, आप बोलो डेप्रिसिएशन को कंसिडर नहीं करो, आएगा वो एक दिन डेप्रिसिएशन नहीं होगा कंसिडर हमारी इन्वेस्टमेंट की एनालिसिस के अंदर। इसी तरीके से आगे बढ़ो, इन्वेस्टिंग डिसीजंस में सारी चीजें होंगी। फिर कौन से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से किसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद जो मेरे शेयर होल्डर्स या डेट होल्डर्स हैं इनका रिक्वायर्ड रिटर्न लेके कैसे आना है। अगर शेयर होल्डर कह रहे हैं मुझे 25% कमा के दो, तो 25% मनो सलवा के साथ नहीं उतरेगा। उसके लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, एक तरीकाकार है। वो तरीकाकार कैसे अपनाया जाता है, किस तरह प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट किया जाता है, ये बेसिकली इसका पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक दफा इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया कि हाँ मैं इसको इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अब इन्वेस्टमेंट का मोड क्या, लीजिंग, बोरोइंग, डेट, इक्विटी, शेयर होल्डर से राइट इश्यू करवाना, राइट इश्यू समझते हो, एक्सेस पैसे मंगवाने, कोई आईपीओ करना है, कोई नई कंपनी लॉन्च करनी है, इसी कंपनी में इसका काम टेकअप करना है, ये सारे सवालात आ जाते हैं। जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, एक एरिया पढ़ेंगे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। एक पर्टिकुलर कंपनी मुझे एक्वायर करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए। सर कंसोलिडेशन तो आप मुझसे करवा लें, मैं चीता हूं उसमें, मुझे बेहतरीन तरीके से उसकी बैलेंस शीट टाई करने आती है, मेरा एनसीआई का नंबर कभी आउट नहीं होता। लेकिन एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल मैनेजर, उसको कोई परवाह नहीं है एनसीआई का नंबर आउट होगा या नहीं होगा। एनसीआई का नंबर आउट करने के लिए, टाई करने के लिए अकाउंटेंट मौजूद है। यहाँ पे अकाउंटिंग, लॉ, ऑडिट, इसकी कोई गुफ्तगू नहीं होगी।
हाँ, टैक्स का सर्टेन एरिया यहाँ पे हम देखेंगे, वो भी टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से थोड़ा बहुत मिनिमम टैक्स वगैरह की कहीं पे अगर टचअप आ गया तो वो देख लेंगे। लेकिन इसके अलावा लॉ, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ये सारे लेंसेस इस सब्जेक्ट के अंदर काम बिल्कुल भी नहीं आने, बिल्कुल भी नहीं आने। ये अलग ही किस्म की बातें करेगा, बिल्कुल ही अलग किस्म की बातें करेगा। सो फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव ये पेपर एनालिसिस का पेपर है, डिसीजन मेकिंग का पेपर है, एंड एट द सेम टाइम आप अपने डिसीजंस को रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्म में आगे बोर्ड को बताते भी कि यार मेरी एनालिसिस ये कहती है, मुझे ये करना चाहिए। अग्रीड? समझ आती है बात? सर तो क्या इस पेपर के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है? इस पेपर के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है? नहीं, इस पेपर के अंदर अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो कैलकुलेशन स्टैंड करती है समवेयर 80% के आसपास, 70 to 80% के आसपास, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर थ्योरी का एस्पेक्ट भी मौजूद है 20%। ला हौल वला कुव्वत सर, थ्योरी का एस्पेक्ट, मुझे तो थ्योरी से मतलब बिल्कुल सुस्ती आ जाती है, मैं तो कर ही नहीं पाता। थ्योरी बड़ी मुश्किल चीज़ है यार, ओपन बुक है, रटी रटाई थ्योरी नहीं आती। इट्स एन ओपन बुक एग्जाम, ओपन बुक एग्जाम होने की वजह से, और ओपन बुक भी कैसा, 3 बुक्स अलाउड है। वो 3 बुक कौन सी? जो भी आप ले जाना चाहें, आपकी मर्जी है। हार्ड बाउंडेड फॉर्म में होनी चाहिए, बाइंडिंग हुई हुई है, उसकी प्रॉपर लूज पेपर्स ना हो और फोटो कॉपी ना हो। फिर ओरिजिनल बुक हो, आइंस्टाइन ने लिखी हो, चार्ल्स डार्विन ने लिखी हो, वॉरेन बफे ने लिखी हो, जिसने लिखी हो लेके चले जाओ एग्जाम में। आगे आप कहता आओ पास करके जाओ, देखते हैं, आओ पास करो जाओ। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स, इट्स अबाउट गेजिंग द केस के यार इस केस में बोला क्या गया, अगर मेरा धंधा होता, मेरा बिजनेस होता तो मैं क्या करता इस सिनेरियो के अंदर, मैं क्या करता इस केस के अंदर। सही है, उस लेंस से सोचना है। ओपन बुक है, इस थ्योरी का मतलब ये नहीं है कतन कि कोई रटी रटाई थ्योरी आपसे पूछी जाएगी। इस थ्योरी का मतलब है अपने डिसीजंस को एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रेजेंट करना। सिर्फ और सिर्फ आपसे मैथमेटिकल आंसर नहीं कैलकुलेट करवाएगा, वो आंसर कैलकुलेट करवाने के बाद आपको बोलेगा भाई अब बताओ तुम्हारा एनालिसिस क्या है, क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। एक इसके अंदर टॉपिक है बड़ा अच्छा है, इंशाल्लाह तुम लोग पढ़ोगे मेरे साथ, पोर्टफोलियो थ्योरी। पोर्टफोलियो थ्योरी में शेयर्स को कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये तक पढ़ना है हमने। कैसे एक पर्टिकुलर शेयर को, म्यूचुअल फंड को, ये नाम कभी सुने होंगे तुम लोगों ने, एक इक्विटी के शेयर को, म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना कैसे, कैसे ये निकालना है कि जो वो रिटर्न दे रहा है वो रिटर्न कम दे रहा है, वो ज्यादा दे रहा है। अभी हम यहाँ बैठे हुए थे तो मुझसे IQ के ऑफिस में कोई पूछ रहा था कि यार मैं अगर इतने एक्स अमाउंट की इन्वेस्टमेंट कहीं पे लगाऊं, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का थोड़ा बहुत काम है, उससे लिंकेज है, यार मैं इतने इतने पैसे अगर कहीं पे लगाऊं तो मुझे क्या रिटर्न मिल जाएगा। मैंने उन्हें परसेंटेज में बताया कि नहीं ऐसे नहीं बताओ, महीना क्या आएगा ये बताओ। लोग सोचते हैं ना इस तरह। अब जब आप उन्हें बताते हैं कि यार इतना आपको इस सोर्स से इतना आपको पर मंथ आ जाएगा, तो उसको कंपेयर करते हैं अपनी खाला के बेटे के साथ कि मेरी खाला के बेटे ने जब वो दुबई से आया था इतने पैसे यहाँ लगाए थे, तो वो इतने पैसे 3 साल में इतने हो गए थे, तो मैं भी उतने पैसे 3 साल में कर लूँ और कोई और मुझे करके दे दे। इस तरह का लोगों का माइंडसेट होता है। हम BFD के अंदर ये निकालना सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना क्या चाहिए, इस प्रोजेक्ट को कितना रिटर्न हमें देना चाहिए और ये दे कितना रहा है। एक कंपनी की वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मार्केट क्या है, क्या मार्केट जब डाउन होती है वो कंपनी भी साथ में डाउन हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कोविड जब आया, लॉकडाउन की सिचुएशन ही 2020 में, वेस्टर्न स्टॉक मार्केट्स के सारे शेयर्स नीचे जा रहे हैं, जूम और वेबिनार का शेयर ऊपर जा रहा है। एवरीवन वाज लाइक ये क्या हुआ भाई, सारा इन्वेस्टर जानता था कोई कमाए या ना कमाए, इन लोगों ने तो कमाना ही है। जूम की फ्री की 40-40 मिनट की मीटिंग्स रख के दोस्तों ने अपने कितने मीटअप्स किए, वर्चुअल मीटअप्स किए, जूम पे ही होते थे या मैसेंजर पे होते थे। तो ये फेसबुक, Amazon, YouTube, फ्लिपकार्ट, इस तरह के जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे, इनके शेयर्स अपवर्ड मूव कर रहे थे, बाकी डाउनवर्ड मूव कर रहे थे। ये रिलेशनशिप, बीटा का रिलेशनशिप भी इंशाल्लाह ताला हम इसी कोर्स के अंदर, इसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। क्या ये बात क्लियर होती है? सो इट्स एन ओपन बुक एग्जाम कवरिंग ओवरऑल लेवल पे 4 सेक्शंस। इन 4 सेक्शंस की अगर तुम वेटेज देखो तो 25-25-25 के हिसाब से मौजूद है। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स तरीके से वो पूछता है, लेकिन एक एरिया मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का
ओवरऑल लेवल पे वो लाजमी पूछता है। अब मर्जर्स एक्विजिशन के अंदर तुम लोग इंशाल्लाह बूटस्ट्रैपिंग पढ़ोगे, तुम लोग इंशाल्लाह इस तरह से शेयर प्राइस कैसे निकाली जाती है, कैसे किसी कंपनी को वैल्यू किया जाता है, एक इसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। ये मर्जर एक्विजिशन के अंदर ही पढ़ेंगे हम। बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस वैल्यूएशन आज तक कैसे पढ़ा था हमने सर? वो एक घर की वैल्यू निकालने का तरीका हमें क्या पता था? हमें ये पता था कि यार इसमें कंस्ट्रक्शन हुई है 10 लाख रुपए की, कंस्ट्रक्शन जिस बिल्डर ने की है उसका प्रॉफिट है लाख रुपए, थोड़ा बहुत मिसलेनियस चार्जेस लगा लो, रजिस्ट्रेशन लगा लो, ट्रांसफर के पैसे लगा लो, 14-15 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। डीएचए के अंदर 80 लाख 1 करोड़ रुपए का अगर स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो आपको वो कॉस्ट टू कॉस्ट मिल जाता है? कभी भी नहीं मिलता सर। अगर 10 मिलियन का एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, 10 मिलियन की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है प्लॉट के ऊपर, तो मुझे कभी भी वो 10-15 मिलियन में नहीं मिलेगी, वो कई करोड़ों की कहानी होती है। क्यों? उस एरिया की अपनी एक मार्केट है, अपना एक उसका एक यूं कह लो कि उसकी अपनी एक पोजिशनिंग है मार्केट की, और उससे आगे फ्यूचर में मिलने वाली अर्निंग बहुत ज्यादा है। तो समझ में ये आया कि एक चीज की वैल्यू निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। तो वैल्यूएशन के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक कंपनी की वैल्यू निकलती कैसे? जब वैल्यू निकल जाती है तो ये देखा जाता है कि उसका शेयर प्राइस ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। अगर अंडर प्राइस्ड है तो खरीदने का वक्त है, ओवर प्राइस्ड है तो बेचने का वक्त है। ये सारी जितनी इस तरह की चीजें एनालिटिकली परसीव करने वाली चीजें, ये सारी इंशाल्लाह ताला हम इस एरिया के अंदर पढ़ेंगे। फिर बिजनेस वैल्यूएशन में दोनों एस्पेक्ट होंगे हमारे पास, डेट का एस्पेक्ट भी होगा एंड एट द सेम टाइम इक्विटी का एस्पेक्ट भी होगा। तो ये कन्वेंशनल सब्जेक्ट नहीं है, ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपने कहीं कैफ के लेवल पे बहुत ज्यादा डिटेल में कहीं पढ़ा हो। हाँ, एक मैं बता सकता हूँ, कैफ में आप लोगों ने एक एरिया पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। वहाँ पे बॉन्ड्स के बारे में, ऑप्शंस के बारे में थोड़ा बहुत 5 नंबर का है, वो भी पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। देखो कह रहा है मैंने नहीं किया, छोड़ के चले आते लोग। तो बेसिकली वो एक एरिया है जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा टच अपॉन दे देता है। प्लस टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा होगा, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कैश फ्लोज वगैरह बनाने का। यहाँ एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ोगे। लेकिन जो कैफ में हमने एरिया पढ़ा है वो इस ओवरऑल लेवल पे यहाँ पे 10-15 नंबर हार्डली। जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो फिर उसके बाद ओवर एंड अबव बियॉन्ड है। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कौन से कैश फ्लोज रेलेवेंट होते हैं, कौन से इररेलेवेंट होते हैं। सो दिस वाज अबाउट दी ओवरऑल पेपर। पहले ये पेपर अकेले हुआ करता था, अब इसके अंदर मैक का एरिया भी इंक्लूड हो गया है, तो ये दोनों है। फॉर नाउ ये दोनों एरियाज इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं ही करवाऊंगा, चाहे बीएफडी का एरिया हो चाहे मैक का एरिया हो। किताबें जहाँ पे पूरा मटेरियल कंपाइल्ड वन फॉर्म में हो वो इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, यहाँ पे रखवा दिए जाएंगे, यहाँ से लेना चाहो ले सकते हो, ऑनलाइन लेना चाहो सॉफ्ट कॉपी मुझसे सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, डेटा वुड बी अवेलेबल। मॉल अगर बंद होता है और इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो घर से, मतलब मैं लाइव क्लास घर से लूंगा जूम पर। अगर खुला होता है और आप लोग फिजिकली यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं यहाँ आके क्लास ले लूंगा। जो भी प्रेफरेंस होगी स्टूडेंट्स की, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं, ठीक है ना। प्रेफरेंस यहाँ आके लेनी है क्लास, घर से लेनी है, मुझे व्हाट्सएप पे बता देना। स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहाँ से ले लें, यहाँ से ले लेंगे, स्टूडेंट्स कहेंगे सर हम नहीं आ रहे कैंपस से, तो फिर मैं घर से ले लूंगा लाइव क्लास। उसमें थोड़ी डिस्टॉर्शन भी कम होती है, यहाँ पे आना, इसको सेटअप करना, सब कुछ करना वो आराम से हो जाता है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको लेने का स्मूथ तरीका ही है। अगर कोई क्लास आपकी मिस हो जाती है, कोशिश करो अगली क्लास से पहले उसकी रिकॉर्डिंग कवर कर लो, वरना फिर वो प्रोक्रेस्टिनेट करते करते पाइलअप ही होती रहेगी। एक क्लास आपसे मिस हुई, आपने बोला अरे यार तो अब तो अगली तो समझ आनी नहीं है, तो कुछ भी समझ नहीं आना, आप अगली मिस करेंगे, फिर ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, करते करते बंदा पूरा रिकॉर्डेड मॉडल पे शिफ्ट हो जाता है। और फिर होता ये है कि सीनियर कहता है फर्म में कि भाई क्लास लेने की क्या जरूरत है, रिकॉर्डिंग ले लेना, अभी काम करो। वहाँ रिकॉर्डिंग पाइलअप होती चली जाती है, फिर करते 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 आप एग्जाम लीव्स में आ जाते हैं। अब एग्जाम लीव्स में आप आते हैं तो बोलते हैं अच्छा मेरे पास कितने दिन है, 80 दिन है। अच्छा 80 दिन है तो 1.5x पे लेक्चर देखते हैं, 10 दिन और ज़ाया हो जाते हैं, 5 दिन नाराजगियों में ज़ाया हो जाते हैं, 15 दिन ये निकल गए, 16वें दिन आप बोलते हैं 1.75x पे देखेंगे। 1.75x पे देखना शुरू करते हैं तो कुछ आपके कोई क्रिकेट सीरीज आ जाती है, या घर में कोई शादी आ जाती है, या कोई सीजन आ जाता है, 10 दिन उसमें निकल जाते हैं। अब रह गए 40 दिन, सब्जेक्ट बचे 4, आपने बोला अब 2x पे चलाएंगे, फिर वो लेक्चर 2x पे चलता है। और जब क्लासेस आगे बढ़ती हैं, रिजल्ट के बाद वाली जो क्लास होती है उसमें टीचर खुद 2x पे होता है, आप रिकॉर्डिंग में 2x करेंगे तो टोटल कितना हो गया 4x। समझ कुछ नहीं आ रहा होता कि फिर चल क्या रहा है। फिर आप 17-18 दिन पहले ही एडमिन को फोन करके बोलते हैं
व्हाट इज द प्रोसेस टू डेफर द पेपर प्लीज? मैं इस अटेम्प्ट को छोड़ के अगली अटेम्प्ट में करना चाह रहा हूँ। तो भाई जब क्लासेस हैं, जिस वक्त हैं उस वक्त क्लासेस लेते जाओ, साथ साथ करते जाओ, तो वो इंशाल्लाह ताला इतना ज़्यादा मसला नहीं बनेगा। सबसे पहले पेपर की इंट्रोडक्शन की हमने बात की, ओपन बुक एग्जाम है, किस तरह का पेपर है, कैसा माइंडसेट आता है। 4 से 5 क्वेश्चन पे पेपर होता है। पर क्वेश्चन 18 से 20 नंबर की एवरेज होती है, 15 से 20 नंबर की एवरेज होती है। ओवरऑल लेवल पे 5-6 क्वेश्चंस पे पूरा पेपर मुश्तमिल होता है। दिस वाज अबाउट द पेपर। अब हम इसके रीजंस फॉर फेलियर पे बात करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं वहाँ किसी का सवाल आया है या नहीं। अगर किसी का इधर सवाल है तो उसको एड्रेस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी सर, एक सवाल आया है, ऑन एवरेज क्लास की टाइमिंग्स क्या होंगी? क्लासेस आपकी फ्राइडे, सैटरडे, संडे इंशाल्लाह ताला इन 3 दिनों में होंगी, लेकिन आपकी ऑफिस आवर्स में क्लास की टाइमिंग नहीं होगी, ऑफिस आवर्स के अलावा होगी। सो वीकेंड्स एंड इवनिंग्स, इवनिंग में क्लास होगी या वीकेंड पे होगी। सर कोर्स की ड्यूरेशन बता दें। कोर्स की ड्यूरेशन 6 महीने है। 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ताला आपका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। अरीब जकी कहते हैं सर वीक में कितनी क्लासेस होंगी? वीक में बीएफडी की तकरीबन 3 और मैथ की तकरीबन 1 से 2, 4 से 5 क्लासेस कह लो, या 3-3 घंटे की 4 क्लासेस कह लो टू बी प्रीसाइज। रिजल्ट से पहले पहले 3 घंटे की 4 क्लासेस होंगी। दिसंबर 21 अटेम्प्ट, बिल्कुल दिसंबर 21 के लिए ही पढ़ रहे हैं हम। अगर आप दिसंबर 21 में नहीं है तो आप क्लासेस अभी ले सकते हैं। लेक्चर का एक्सेस आपके पास आपकी अटेम्प्ट तक होगा, लेक्चर का एक्सेस आपके पास मौजूद होगा, आप लेक्चर्स अपने उससे देख सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप के ऊपर एक हैंडआउट शेयर किया है कोर्स आउटलाइन के नाम से, बीएफडी कोर्स आउटलाइन के नाम से। उसमें ये पूरा चार्ट बना हुआ है, तो बेशक अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और अगर वहां से देखना चाहो तो हैंडआउट से देख सकते हो। कोई सवाल तुम लोगों का यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? नहीं, डन सीन है, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा इस बात पे कि भाई इसमें बंदा फेल क्यों होता है, फेल होने के रीजंस क्या बनते हैं। बता दो ना। अब आ जाते हैं पेपर स्ट्रैटेजी और रीजंस फॉर फेलियर पे, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, गलतियां क्या होती हैं। देखो 30 से 44% के बीच में इसका पासिंग रिजल्ट है, 30 से 40% के बीच में तकरीबन, जो एक अच्छा पासिंग रेशियो आईकैप के कंपैरिजन में माना जाता है। कुछ साल पहले तो पेपर निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन तब इस पेपर इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने सब्जेक्ट को अपने तौर पे सपोर्ट करने की कोशिश की है, और कोई भी हो, चाहे मैं पढ़ाऊँ कोई और पढ़ाए, एवरीवन इज ट्राइंग टू सपोर्ट दिस सब्जेक्ट कि यार इसका पासिंग रेशियो बढ़ना चाहिए। पहले लोग लिटरली सब्जेक्ट को सिर्फ पेपर निकालने की नीयत से पढ़ते थे, क्या यार बस पेपर निकल जाए, और एक्चुअल में उनका माइंडसेट यही होता था कि यार हमें ऑडिट आना चाहिए, हमें रिपोर्टिंग आना चाहिए। अब वक्त का पहिया ये हर बंदे को दिखा रहा है कि ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग के साथ आईटी क्या कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी इज डूइंग राइट नाउ, वी नो अबाउट इट। किस तरीके से तेजी से, मतलब मैं तुम्हें बताऊं IFRS 16, मैं ये नहीं कह रहा रिपोर्टिंग पढ़ना नहीं चाहिए, बट जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। IFRS 16 पढ़ा है तुम लोगों ने? लीजेस ऑनलाइन में भी लोगों ने पढ़ा होगा, कैफ में है ना, FAR2 के लेवल पे। मैं जब यूनिलीवर पाकिस्तान ज्वाइन की, मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हुए थे, वहाँ पे बार बार एक सॉफ्टवेयर का नाम लिया जाता था, प्लाज्मा। मैंने कहा यार कोई ब्लड की चीज़ लगती है, क्या है ये, नाम पता क्या? तो बोला यार एक सॉफ्टवेयर है। मैंने कहा अच्छा, क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, प्लाज्मा क्या करता है? पता चला भाई प्लाज्मा आपसे 10 सवाल पूछता है बस एक एसिड के बारे में। 10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर आता है, कभी गूगल फॉर्म पे, कभी एक्सेल पे। 10 सवालों के जवाब दे दो, IFRS 16 की पूरी अकाउंटिंग बमा डिस्क्लोजर वो करके आपको दे देगा। मंथ एंड पे एंट्री मार के सब कुछ करके तैयार डिस्क्लोजर आता था मेरे पास कि भाई ये IFRS 16 का डिस्क्लोजर है। कितने सवाल? 10 सवाल। यही चीज बैंकिंग में IFRS 9 के साथ हो रही है।
यही चीज मैन्युफैक्चरिंग में IFRS 15 के साथ हो रही है। ट्रांजैक्शंस के पर्टिकुलर डालो, वो पूरी अकाउंटिंग आपको करके दे देता है। कंसिडरेशन को स्प्लिट करना है, नहीं करना है, किस पीरियड में डालना है, पॉइंट इन टाइम है, ओवर द टाइम है, वो चंद सवाल आपसे पूछेगा, बाकी पूरी अकाउंटिंग आपको करके दे देगा। इवेंचुअली अकाउंटिंग आपको करके दे देगा। लेकिन अगर आज यूनिलीवर पाकिस्तान ये डिसीजन लेता है कि मुझे चाय के बिजनेस को बेच देना चाहिए या चाय के बिजनेस को डिटैच कर देना चाहिए, उन्होंने अभी यही किया, अपना चाय का बिजनेस उन्होंने डीमर्ज किया है। मैं बेसिकली वहां पे एज अ फाइनेंस बिजनेस पार्टनर इस डीमर्जिंग को ही देख रहा हूँ। एक नई कंपनी बनाई है यूनिलीवर टी पाकिस्तान लिमिटेड, उस नई कंपनी को चाय का बिजनेस हैंडओवर हुआ है, सारी हायरिंग हुई है उनके लिए, फ्रेश हायरिंग हुई है, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल। लिंक्डइन पे आया, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है इसलिए बता रहा हूँ, कोई कॉन्फिडेंशियल मामला नहीं है। टी की कंपनी बनी, एक नया बिजनेस सेटअप हुआ। यार आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए खुद एस्टॉनिश था, पाकिस्तान की जो चाय की मार्केट है ये दुनिया की लार्जेस्ट मार्केट्स में से एक है। फिर यूनिलीवर ने क्यों चाय के बिजनेस को इस तरीके से अलग कर दिया? सवाल आता है ना जहन में, यार इतनी प्रॉफिटेबल चीज 28-30 अरब की सेल आप खुद कर रहे हो चाय की, इसके अलावा बाकी और कंपनीज भी कर रही हैं, इतनी बड़ी मार्केट है चाय की पाकिस्तान के अंदर, यूनिलीवर ने ग्लोबली चाय को डिटैच क्यों कर दिया? वो ग्लोबल जब देखते थे ना, ग्लोबल लेवल पे, तो चाय का जो मार्जिन आता था, चाय का जो प्रॉफिट आता था, वो इतना अच्छा होने के बावजूद भी 9th नंबर पे था। उनके सारे प्रोडक्ट्स को अगर वो लिस्ट करें, पर्सनल केयर, फूड, रिफ्रेशमेंट्स, ब्यूटी केयर, फेस के जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके, अगर वो कैटेगरी वाइज स्प्लिट करें तो कैटेगरी लेवल पे 9th नंबर, जो कि आखिरी नंबर था, इस पे चाय का मार्जिन आता था। दैट वाज द लास्ट। ये डिसीजन बैठ के कंप्यूटर नहीं लेता कि मैंने एक बिजनेस बेचना है या नहीं बेचना, वो इंडिकेट कर देता है, वो ग्राफ बना देता है, वो डेटा एनालाइज करके दे देता है आपको कि हाँ यार ये आपका बिजनेस है, ये इतना मार्जिन दे रहा है, ये बिजनेस है, ये इतना मार्जिन दे रहा है। लेकिन मार्जिन की बेस पे आगे डिसीजन क्या लेना है, किस तरह से लेना है, ये बेसिकली आपका ये फाइनेंशियल एडवाइजरी का जो लेंस है, फाइनेंशियल एडवाइजर का जो लेंस है, ये प्ले करता है रोल। सो बेसिकली जहां तक अकाउंटिंग रिपोर्टिंग की बात है, काफी हद तक वो एक स्टैंडर्ड तरीका है चीजों को लेके चलने का। ये प्रोसीजर्स हैं, ये करने हैं, ये रूल्स रेगुलेशंस हैं अकाउंटिंग में अप्लाई करने हैं। इस केस में देयर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज ऑलवेज सेंस करना है आपने, इस चीज को सेंस करना है। लकी सीमेंट का नाम सुना है सबने, कितनी अच्छी कंपनी है, हर बंदा चाहे आज उसकी शेयर परचेस करे, ग्रोथ आती रहेगी, 8%, 10%, 12% ईयर ऑन ईयर पैसे ग्रो करेंगे। आज मैं आपको बोलता हूँ साजगार हवल का लॉन्च करने वाला है। हवल इज एन एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, हवल का लॉन्च करने वाला है। अगर ये हवल का लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है तो इसकी शेयर प्राइस के अंदर अपसर्ज जाएगा बहुत तेजी से। SNGPL है, उसने 2.5 अरब का कॉन्ट्रैक्ट किया रशिया के साथ पाइपलाइन का, उसका शेयर प्राइस अपसर्ज कर जाएगा बहुत तेजी से। लेकिन यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, अगर हवल का लॉन्च फेल हो गया तो जिसके पास पड़े हुए वो भी बेच देगा साजगार के शेयर्स, सेलर ज्यादा हो जाएंगे, बायर कम होंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी। क्या आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? ये कंप्यूटर नहीं बताता आपको, यू आर गोइंग टू डिटरमिन। हाँ, साजगार को जब वो यहाँ लॉन्च करेगा और लॉन्च करने पे उसका अच्छा मतलब आउट वो आएगा, ओपिनियन आएगा, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, चाहे शुरू में इंपोर्ट करे बाद में मैन्युफैक्चर करे, अगर वो ऐसा करता है तो हाँ उसकी अर्निंग के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारा ठीक ठाक जो है वो हिसाब किताब ऊपर गया। ये नया पाकिस्तान स्कीम अनाउंस हुई, नया मेरा पाकिस्तान मेरा घर, समथिंग लाइक दैट। इस स्कीम की वजह से जो कंपनीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती थी उनकी आप अर्निंग्स देख लें, 0.45 की EPS जो कंपनी पूरे साल में अचीव कर रही है, उसने अगले साल के 1 क्वार्टर में इतनी अचीव कर ली। ये चीजें फाइनेंशियल एडवाइजरी का लेंस बताता है। इस पेपर के अंदर प्योर ये स्ट्रैटेजी है और यही एग्जैक्ट पेपर फिर आगे MSc 2 में भी कंटिन्यू होता है अलॉन्ग विद BMS, बिजनेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी। 5 साल के अगर फाइनेंशियल 3 साल से बड़ा अच्छा ग्रोथ है, हाँ 8 तक इसका EPS क्या या 4 तक, अपनी अगर पिछले साल की फाइनेंशियल की तो EPS आधे कभी आधा का आता हो, हाँ 0.4 बीइंग एन इन्वेस्टर मैं तो उसके शेयर करते हैं। तुम ये केमिकल कंपनी की बात कर रहे हो, साजगार की बात कर रहे हो। अगर हवल का लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो साजगार की शेयर प्राइस ऊपर जाएगी, ये तो एक बेट है। अगर तुम समझते हो कि हाँ इस कंपनी की मैनेजमेंट इस लायक है और ये कर जाएंगे इस चीज को आगे, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यही तो वो एनालिसिस होता है, फाइनेंशियल्स को पढ़ने का, रेशियोज को पढ़ने का, इसमें बाय द वे फाइनेंशियल रेशियोज भी आएंगे, रेशियोज को पढ़ने का, उनको एनालाइज करने का, यही तो आर्ट है। जब वो चीज आप समझ जाएंगे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। इस पेपर स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा, अब इस बात को कनेक्ट करते हुए क्यों मैंने ये बात की, लोग यहाँ पे चलते हैं लर्न द फॉर्मूला अप्रोच से। लोग चलते हैं लर्न द फॉर्मूला अप्रोच, जो कि गलत है।
वो बोलते हैं भाई फॉर्मूला याद कर, आगे बढ़ जा। जरा सा वो केस घुमा के देता है, हमारा फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है, हम अपना वो सेट पैटर्न भूल जाते हैं। ओपन बुक है, फॉर्मूला बुक लोग साथ लेके जाते हैं, फिर भी पेपर रुक जाता है। वजह क्या बनती है भाई? जो फॉर्मूला आप लगा रहे हो उसके पीछे माइंडसेट क्या है, क्यों लगा रहे हो, क्या वजह है, क्यों आपने ये रट्टा लगा लिया कि एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो इन्वेस्ट करेंगे। तो में से कितने लोगों को यही डेफिनेशन याद है कि आईआरआर वो होता है जहां एनपीवी जीरो हो जाए? ऐसा है, आईआरआर वो है जहां एनपीवी जीरो हो जाए। तो क्यों है ऐसा, क्यों आईआरआर के ऊपर एनपीवी जीरो हो जाती है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? अगर आज मैं कंपनी को एक्वायर करने जाता हूं तो मुझसे पूछता है रिक्वायरमेंट में कि भाई बताओ, अदर देन पैसे, अदर देन क्वांटिटी, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी अच्छी है? यहाँ पे क्वालिटेटिवली कौन सी चीजें अच्छी हैं, क्वालिटेटिवली क्या चीजें आपको अच्छी नजर आ रही हैं, वो पूछता है एग्जाम में। इस वाले एरिया को हम छोड़ के चले जाते हैं। हम कहते हैं भाई फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेशन आएगी, फॉर्मूला हमने रट्टा लगाया हुआ है, इस मेथड को लगाना है, ये आंसर तक पहुंचना है और आंसर लिख के बाहर आ जाना। यू नीड टू एनालाइज व्हाट द सिनेरियो इज सेइंग, यू नीड टू एनालाइज द सिनेरियो। यहाँ पे मसला ये होता है, लोग उस सिनेरियो को एनालाइज नहीं करते। फेल टू एनालाइज द सिनेरियो। वो उसको एक कैलकुलेशन अप्रोच समझते हैं कि ठीक है यार, मैं कैलकुलेटिव अप्रोच अपनाऊंगा, मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा, एक आंसर आएगा और वो आंसर लेके मैं घर चला जाऊंगा। आइडियली दिस शुड नॉट बी द केस, ये केस नहीं होना चाहिए। आपको पता हो कि यार आप अगर एक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में सीएपीएम का मॉडल लगा रहे हैं, या आप अगर वैल्यूएशन में, डेट की वैल्यूएशन में कैश फ्लोस का मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? ताकि कल को अगर वो डेट की कैलकुलेशन को थोड़ा सा घुमा देता है, थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देता है, थोड़ा सा उसको चेंज कर देता है, तो आपको पता हो कि हाँ यार अगर इसने चेंज किया तो अब इस केस को मैं ऐसे हैंडल कर लूंगा, अब इस सिचुएशन को इस तरीके से किया जा सकता है। आप किसी भी बीएफडी के स्टूडेंट से पूछ लें जिसने कहीं से कुछ भी पढ़ा हुआ हो, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एरिया हमेशा एक नाइटमेयर बना रहता है, क्योंकि मर्जर एक्विजिशन के अंदर पूरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पहले आप अलग से पढ़ते हो, और मर्जर एक्विजिशन के अंदर वो पूरा आके मिल जाता है। वो चाहे तो उसमें फॉरेक्स भी मिला दे, क्योंकि एसीसीए का जो P4 का पेपर है, एएफएम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें जो मर्जर एक्विजिशन का सवाल आता है उसमें फॉरेक्स भी इंक्लूडेड होता है। वो 50 नंबर का एक फुल फ्लेज सवाल आता है, 3 सवाल टोटल आते हैं, 50, 25, 25, 3 सवाल वहां आते हैं एएफएम के पेपर के अंदर। 50 नंबर का एक सिनेरियो, चीजें मिला के पूछी जाती है। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस इसीलिए लोगों का वीक है, क्योंकि पिछली जो सारी फाउंडेशन है वो रट्टा लगाई हुई है। भाई अकाउंटिंग वाली अप्रोच के क्राइटेरिया बता दो क्या है, करना क्या है बता दो, एंट्री कौन सी बनानी है, ये अप्रोच यहाँ पर नहीं होगी। यू नीड टू एनालाइज कि यार कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वांटिटेटिवली क्या नजर आ रहा है, क्वालिटेटिवली क्या नजर आ रहा है, एक चीज में रिस्क है तो कितना है, एक चीज में रिटर्न है तो कितना है, रिस्क एपेटाइट होगा या नहीं होगा। और एक अप्रोच होती है लोगों की यहाँ पे यस और नो अप्रोच। अब इन्वेस्टमेंट्स का एक सवाल है, इन्वेस्टमेंट के सवाल में आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करवा ली उसने आपसे, पोर्टफोलियो थ्योरी की, 2 सिक्योरिटीज हैं, 2 शेयर्स हैं, दोनों का रिस्क भी निकलवाया, रिटर्न भी निकलवाया। हम लिख कर आ जाएंगे नीचे, देखें इसमें रिटर्न ज्यादा है, इसके अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए। मियाँ अगर उसके अंदर रिटर्न ज्यादा है तो उसके अंदर रिस्क भी ज्यादा है। क्या कंपनी इतना रिस्क उठाने के लिए तैयार है? मिलती जुलती सिक्योरिटी में रिटर्न बेशक कम है, रिटर्न थोड़ा सा कम है, रिस्क बहुत ज्यादा कम है, तो क्या उस पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वो जो एक बिल्कुल क्लीशेड माइंडसेट होता है, अगर आप उस क्लीशेड माइंडसेट से चलेंगे तो ओवरऑल लेवल पे ये पेपर आपको परेशान करेगा। अगर आप उस क्लीशेड माइंडसेट से चलेंगे तो ओवरऑल लेवल पे ये चीजें तंग करेंगी आपको कि यार समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहिए। वो एक डिस्कशन वाला पर्सपेक्टिव, एक फाइनेंशियल एडवाइजर वाला पर्सपेक्टिव, एक ट्रेजरर वाला पर्सपेक्टिव, जो ट्रेजरी मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं। ठीक है यार, सिर्फ ये वाला ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है। हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, हेजिंग मतलब रिस्क को कम करना, मिनिमाइज करना। हेजिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं और ओवरऑल लेवल पे फिर किसी डिसीजन के ऊपर आते हैं। आखिरी एक और रीजन इसके अंदर फेलियर का है, सिलेक्टिव स्टडीज। अच्छा, सिलेक्टिव स्टडी स्टूडेंट तभी करेगा जब उसको एक एरिया समझ नहीं आया। मैंने आज तक नहीं देखा अपनी एंटायर 11 साल के एक्सपीरियंस में कि एक स्टूडेंट को एक एरिया समझ आया हो, उसको करना आ रहा हो, उसको प्रैक्टिस में अच्छा लग रहा हो और वो छोड़ के आ जाए सिलेक्टिव स्टडी में।
हो नहीं सकता। तो जब एक चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप सिलेक्टिव स्टडी बहरहाल नहीं करते। सिलेक्टिव स्टडी वहीं पर होती है, वहीं पर पाई जाती है जहां पर कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स थोड़े से वीक रह गए, कॉन्सेप्चुअल ग्राउंड्स वीक रह गए। तो एक जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि भाई आपने सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी, एरिया कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा करना है। हाँ, एक आध चीज कोई ऐसी हो सकती है जो उसने 1980 से नहीं पूछी है, ठीक है, अगर 1980 से नहीं पूछी है तो समझ में आता है कि वाला एरिया आपने नहीं किया, या सॉर्ट ऑफ आप उसको ब्रेक करके आगे निकल गए। लेकिन ओवरऑल लेवल पे अगर वो चीजें पूछता चला आ रहा है फिर आप सिलेक्टिव स्टडी कर रहे हो, ट्रांसफर प्राइसिंग लोगों को नहीं समझ में आता, वो छोड़ के चले जाते हैं। आ जाता है एग्जाम में, वो इस आसरे में होते हैं कि शायद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ जाएगा, शायद वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, वो मुझे अच्छा आता है। कॉस्टिंग का एरिया आना है भाई, शॉर्ट आना है, 15 से 20 नंबर के लिए कॉस्टिंग का एरिया वो पूछेगा, तो फिर आप क्यों उसके अंदर सिलेक्टिव स्टडीज करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपसे पूछेगा, अगर आप वैक कर रहे हैं और आपको पोर्टफोलियो थ्योरी अच्छा नहीं लग रहा तो ये आपका मसला है, एग्जामिनर का नहीं है। वो पोर्टफोलियो थ्योरी भी पूछ सकता है, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पूछ सकता है। ये टॉपिक्स के नाम है बाय द वे जस्ट। और फिर उसके बाद आखिरी चीज यहाँ पर आती है टाइम बाउंड प्रैक्टिस। और इसमें मसला प्रैक्टिस का नहीं है, मसला टाइम बाउंड का है। सब्जेक्ट ये इतना इंटरेस्टिंग है, इंशाल्लाह ताला आप लोग देखोगे इसके जो ये इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग ये सारे जो मामला आते हैं देर इंटरेस्टिंग। आप प्रैक्टिस करने बैठ जरूर जाते हो, वो मसला नहीं होता, लेकिन 16 नंबर के सवाल को करने में 1.5 घंटा लगा देते हैं स्टूडेंट्स। ये नहीं करना है, वक्तन फवक्तन, स्टेप बाय स्टेप, ग्रेजुअली आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस की तरफ आना है। यार अगर एक 16 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1.7 के फैक्टर के हिसाब से मेरे पास मैक्स 28 से 30 मिनट है उसको करने के लिए। अगर 28-30 मिनट में मैं नहीं कर पा रहा हूं तो आई हैव टू पुश माई सेल्फ कि यार ठीक है ये इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर मैं कर लूं। अगर मैं ओवरऑल लेवल पे उसको नहीं कर पाता तो समझ में ये आएगा कि यार आप एग्जाम में भी उसको नहीं कर पाएंगे। प्लस इसका वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो नीचे कॉस्टिंग का पेपर है, कॉस्टिंग वाला हाल है कि डिटेल एक सवाल में बहुत सारी गिवन होती है, आपको गिवन टाइम में वो डिटेल भी एनालाइज करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट भी चुनना है, क्लोजिंग पॉइंट भी चुनना है, और अपना आंसर फिर रिपोर्ट राइटिंग इस तरह के किसी फॉर्म में प्रेजेंट भी करना है। कितने लोगों को कॉस्टिंग में ये मसला आता था कि सर समझ नहीं आ रहा शुरू कहां से करें, मसला आता था ही कॉस्टिंग में कि यार वो जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो नहीं समझ आ रहा, वो समझ आ जाएगा तो मैं तो बस पूरा क्वेश्चन 15 मिनट में कर दूंगा, लेकिन शुरू कहां से करें ये नहीं समझ में आता। ये मसला बीएफडी में भी आता है। 2013 में पीआईए की रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, 13 या 12 में आई गेस, पब्लिक इंफॉर्मेशन है, पता है दुनिया को, एनुअल रिपोर्ट्स में आया था। कुछ टाइम के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में ये उठ के आ गया। क्या उठ के आ गया? पूरा सवाल उठ के आ गया। अब उसमें नाम पीआईए का नहीं था, कोई प्रीमियर एयरलाइन कंपनी लिमिटेड था। 2012 और 13 का सवाल है, मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह बैच में, इस दफा भी करवाऊंगा। तकरीबन वही रिस्ट्रक्चरिंग का सिनेरियो पूरा छपा हुआ है। ये जो पेपर बनाने वाले लोग हैं, जो बीएफडी मैक के पेपर्स बनाते हैं, इनका इंडस्ट्री का 15-15, 17-17, 20-20 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये अपनी जिंदगी का एक देखा हुआ सिनेरियो उठा के उसको सवाल में कन्वर्ट करके आपको दे दें तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अनलेस आप उस इंडस्ट्री का पार्ट रहे या नहीं रहे। तो वो सिचुएशनल एनालिसिस होता है, सिचुएशन उठा के वो आपको दे देता है। अब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बड़ा एक मशहूर किस्सा है, उसमें एक सवाल आया था, वो अब पता नहीं ग्लू लगाना था किसी पैकेट पे, छालिया वाली टाइप की कोई चीज थी, उसकी पैकिंग करनी थी। अब पैकिंग करनी है तो बच्चों ने क्या किया, वो ग्लू बोला यार एक साइड ये होती है एक साइड ये होती है, उसको जोड़ना है आपस में, तो एक ग्लू इधर लगा एक ग्लू इधर लगा। सोल्यूशन आया तो सोल्यूशन में ग्लू का फैक्टर 1 के साथ था, 2 के साथ नहीं था। हर बंदा परेशान, फिर ये क्या सोल्यूशन दिया है, ग्लू एक ही तरफ लगाया, तो मियाँ ग्लू एक ही तरफ लगता है, दूसरा खुद चिपक जाता है। बच्चे एग्जाम में दोनों तरफ ग्लू लगा के आए थे, हालांकि ग्लू की दोनों तरफ जरूरत नहीं होती। शादी का लिफाफा पैक किया कभी, ग्लू कहाँ होता है, स्टिकी मटेरियल कहाँ लगा हुआ होता है, एक ही जगह पे लगा होता है सर, दूसरे ने तो खुद चिपक जाना है। इस तरह के सोल्यूशन आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं बहरहाल इसके अंदर। और पूरे कंपनीज के सिनेरियो फाइनेंसिंग पर्सपेक्टिव से, ट्रेजरी पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से उठ के आते हैं। थोड़ा मजे का पेपर है, मजा आता है, लेकिन ये सारी चीजें हैं जिनका आपको बहरहाल ख्याल रखना है। प्लस कोई सवाल अगर सॉल्व करते हो तो एग्जामिनर कमेंट्स को साथ लेके चलो। एग्जामिनर कमेंट्स अगर नहीं होंगे तो ओवरऑल लेवल पे ये पेपर आपके लिए मसला बन सकता है। एग्जामिनर कमेंट्स को आपने साथ लेके चलना है, देखना है, समझना है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में वो क्या मांग रहा था, स्टूडेंट्स ने क्या गलती की, कहाँ पे वो नॉर्मली कैलकुलेशन करने में गलती करते हैं। लेकिन हाँ 75% 70% ये पेपर कैलकुलेशन बेस्ड है,
मैथमेटिकल बेस है, लेकिन मैथमेटिक्स करके छोड़ना नहीं, उस रिजल्ट को एनालाइज करना है। व्हाट डज इट स्पीक टू यू, व्हाट डज इट स्पीक टू यू। हिस्टोरिकल बेसिस पे कोई चीज यहाँ पे नहीं होगी ऐसा कभी भी, जैसे अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में, ऑडिटिंग में आप हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करते हो। हिस्ट्री में एक ट्रांजैक्शन हो गई, बताओ कैसे रिकॉर्ड होगी। हिस्ट्री में एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई, बताओ कैसे ऑडिट होगी। यही दो तरीके हैं ना। इसके अंदर सवाल होता है हिस्ट्री नहीं, वो ट्रांजैक्शन होगी क्यों, क्यों करनी है, उस कंपनी को क्यों बनाना है, क्यों एक्वायर करना है, क्यों इन्वेस्ट करना है, क्यों फाइनेंस करना है, कहाँ से इन्वेस्ट करना है, कहाँ से फाइनेंस करना है, किस रेट पे लोन लेना चाहिए, किस पे शेयर होल्डर की इक्विटी होनी चाहिए, शेयर प्राइस कौन डिटरमिन करता है, कैसे डिटरमिन होती है, एक कंपनी की वैल्यूएशन कैसे होती है, थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीज इसके अंदर होंगी। सर पेपर स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, आपने क्लासेस ली, क्लासेस में दो चीजें साथ साथ होंगी। एक होगा वाई फैक्टर, दूसरा होगा हाउ फैक्टर। वाई का मतलब सर मैं अगर एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों पढ़ा रहा हूँ। अगर एनपीवी और आईआरआर जैसे दो मेथड दुनिया में मौजूद थे, तो एमआईआरआर, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसा टॉपिक दुनिया में क्यों आया, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम बीएफडी में। जब फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स अवेलेबल थे तो मनी मार्केट हेजिंग क्यों आया। जब बॉन्ड्स, डिबेंचर्स अवेलेबल थे तो ऑप्शंस का कॉन्सेप्ट क्यों आया। ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। द वाई फैक्टर, वंस आपको वाई क्लियर हो जाता है, वंस आपको वाई क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम अगले लेवल पे पढ़ेंगे कि इस कैलकुलेशन को करना कैसे, उसको सॉल्व कैसे करना है, इस कैलकुलेशन को करना कैसे, उसको सॉल्व कैसे करना है। वंस ये वाई और हाउ का फैक्टर हो जाता है, उसके बाद सेकेंड लेवल पे प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, आई कैप एंड फॉरेन बॉडीज, फॉरेन बॉडीज लाइक ACCA, ICW, इस तरह के एग्जाम। प्लस मैं खुद CFA कैंडिडेट हूँ, साथ साथ CFA की स्टडीज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे आएंगी। मुझे CFA लेवल 1 इतना ईजी और स्मूथ लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ BFD। अगर आप इस पेपर को अच्छे से क्रॉस कर लेते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट्स, पोर्टफोलियो, रिस्क, ये सब चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट है, तो इंशाल्लाह ताला लेवल 1 मसला नहीं करेगा। लेवल 1 आप बहुत आराम से उसको लेकर जो है वो क्लियर कर सकते हैं, राइट। हम ये क्वेश्चंस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस होगी, ये भी क्लास में ही होगी, ये भी क्लास में ही होगी। और जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में मैं फिर आपको गाइड कर दूंगा। ये आपने क्लासेस ली, क्लासेस लेते हुए यार एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद हमारी यही है कि दिसंबर में फिजिकल एग्जाम हो, फिर से ये ठंड में कोरोना की कोई 100th वेव ना आ जाए, खुदा ना खास्ता। पता चला वो 90th या 100th वेव आई दोबारा, अब आप फिर ऑनलाइन एग्जाम की तरफ चले गए। तो दुआ यही है कि फिजिकल एग्जाम हो। फिजिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, रजिस्टर एंड नोट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। सर ये क्या आप स्कूल के बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। यार मैं फिजिकल एग्जाम्स की जहाँ तक बात है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। मैं जिस वाइट बोर्ड पे फाइल में, एक्सेल फाइल में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, राइट अवे जैसे ही जूम की क्लास एंड होगी, आई एम इंशाल्लाह गोइंग टू प्रोवाइड यू विद दैट। मैं 2-3 मिनट में ही भेज देता हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनसे आप फीडबैक भी ले सकते हो, फौरन से फाइल आपको मिल जाएगी उसी वक्त। पोर्टल पे अपलोड भी हो जाएगी, पोर्टल पे रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, तो वो एक्सेल फाइल जिसमें हमने वो काम किया है, या वो वाइट बोर्ड जिसमें हमने काम किया, उसका PDF वर्जन ये आपको वहाँ पे सिस्टम पे मिल जाएगा, पोर्टल पे मिल जाएगा, इन केस यू मिस द क्लास। लेकिन जिस वक्त पढ़ रहे हो, नोटिंग कर रहे हो, तो बेशक कोई चीज़ आपको ऐसा लग रहा होता है सुन के कि ये तो मुझे याद रहेगी, ये तो मैं नहीं भूलने वाला, और फिर एग्जाम के टाइम पे वो याद नहीं आ रही होती। बराए करम रोमन में, इंग्लिश में, पश्तो में, उर्दू में, सिंधी में, मेमनी में, जैसे चाहो अपने रजिस्टर में लिख लो। उसको प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर्ली आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए सब कुछ। आपने ये क्वेश्चन साथ साथ जो है वो सॉल्व किए हुए हों। ये रजिस्टर ऐसा हो कि एग्जाम से पहले आपने बस इसको घुमाना है, और एग्जाम के वक्त जब आप इसको देखेंगे तो आपको पूरी क्लास याद आनी चाहिए। एग्जाम के वक्त फिर जब आप रिकॉर्डिंग पे जाते हैं ना दोबारा, कि आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यार ये याद नहीं आ रहा, सर ने क्या बताया था, चलो इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। अब रिकॉर्डिंग खोलने जाओगे तुम्हारे 40-50 मिनट लगेंगे, मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे तो जितनी बार देखो मुझे अच्छा लगेगा। रिकॉर्डिंग में देखो, लाइव क्लास में देखो, फिजिकल क्लास में देखो, मुझे मसला नहीं है, जितनी बार देखनी है रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन तुम्हारा वक्त लग जाएगा। बहुत क्रूशियल होता है वो टाइम पीरियड। गिनती के 30-40 दिन होते हैं जो आपको बगैर क्लासेस के मिलते हैं लीव्स में,
जो आपको फुल फ्लैश दिन मिलते हैं, अब आपको पूरी तैयारी करनी होती है। और ICAP का सिलेबस ओवर द पीरियड मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, या कह लो एडवांस होता जा रहा है। चलो मुश्किल नहीं कहेंगे, लेकिन टेक्निकलिटीज, रिक्वायरमेंट्स, चीज़ें ये बढ़ती जा रही हैं। पहले इतने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हुआ करते थे जितने अब होते हैं। पहले इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस नहीं हुआ करती थी जितनी अब होती हैं। आप कैफ 9 का पेपर उठा के देख लो, लॉ का पेपर उठा के देख लो, नीचे जो कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ का पेपर है, अंदाजा हो जाता है बंदे को। पहले वो 2 लाइन का सिनेरियो आता था, खाली ABC कंपनी लिखा होता था, अब वो 6 लाइन पर आ गया है। फाइनल में वो 1 पेज, आधे पेज तक होता था, अब वो 1 पेज पर आ गया है पूरे। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ है। ये प्रॉपर्ली मेंटेन करने के बाद अब आपको करना है रिविजन फॉर एग्जाम। एक स्टूडेंट्स का सवाल अक्सर ये होता है कि सर वो फिर रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। तुम्हारा रजिस्टर घुमाना है तुमने, तुम्हारे क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें करवाए हैं, चंद एक क्वेश्चन वो करने, चंद एक क्वेश्चन नए करने, ठीक है ना, वो करने और अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर देना है। प्रैक्टिस इज द की। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा एनालिसिस होगा, वो फिर मैं फर्दर तुम्हें चीज़ें बताऊंगा। मेरे साथ BFD में ये होता था, जब मैं BFD ज़माने में पढ़ रहा था, मैंने दिसंबर 2016 में क्लियर किया है। दिसंबर 2016, ऑलमोस्ट 5 years नाउ, 5 साल हो गए यार। दिसंबर 2016 में मैंने क्लियर किया। तो उस वक्त मेरे साथ ये मसला होता था कि मैं क्वेश्चन के लिए पेन उठाता था और समझ ही नहीं आता था शुरू कहाँ से करूँ, किधर से स्टार्ट करूँ, सिरा नहीं मिलता था सबसे पहले। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी की थी कि यार चलो ठीक है, एक आध सवाल का मैं सोल्यूशन देखूंगा, देखने के बाद उसको सॉल्व करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा उसने सवाल बनाया कैसे, बट उसके बाद जो अगले 2-3 है ना, उसमें आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द सोल्यूशन। गलत हो या कुछ भी हो, पेन स्टार्ट करना है, पेन से लिखना स्टार्ट करना है, व्हाटएवर द केस में भी। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ओवरऑल लेवल पे इसको टेकअप करने की, सही है। प्लस ये पेपर फिर आपको आगे जाके ये और BMS आगे जाके MSc 2 को अनलॉक करना है। MSc 2 को अनलॉक करते हैं। MSc 2 में 3 सवाल होते हैं, 50-25-25 स्ट्रेट फॉर्मेट है। 30-40% BFD का एरिया वहाँ पे भी टेस्ट होता है। तो अगर ये रजिस्टर मेंटेन्ड होगा तुम्हारा, अगर ये रजिस्टर बना हुआ होगा, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई होंगी, तो ये तुम्हें MSc 2 में बहुत हद तक हेल्प करेगा, बहुत हद तक हेल्प करेगा। अब जाहिर है MSc 2 भी क्लियर करना है ना आगे जाके, तो आज ऐसा अपना रजिस्टर मेंटेन करो, इस तरह से चीज़ें उसको लिखने की कोशिश करो कि वो बाद में तुम्हें काम आए। बेशक आप रिकॉर्डिंग ले रहे हो, आपको रिकॉर्डिंग होगी अवेलेबल, लेकिन लीव्स में इतना वक्त नहीं होता कि एक लेक्चर की बैठ के आप रिकॉर्डिंग ढूंढो, प्लस वो रिकॉर्डिंग मिलती भी नहीं है। अब वो लिखा हुआ वैक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, अब आप तीनों में बैठ के देखोगे कि यार कौन सी क्लास में सर ने बात बोली है, और वो क्लास कितनी 2 घंटे की। अब आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ाते जाओ, 3 घंटे की क्लास, इधर बोला था नहीं, उधर बोला था नहीं, आखिर में बोला था नहीं, शुरू में बोला था। पप्पू पास हो जाएगा इतनी देर में, इतनी देर आपको रिकॉर्डिंग में वो जुमला मिलेगा। तो बेहतर है अगर कोई जुमला स्ट्राइकिंग है, कोई जुमला ऐसा समझ आ रहा है कि यार हाँ ये कोई नई बात है, लिख लो रजिस्टर में उसको। नोटिंग कर रहे हो जिस वक्त, चाहे मैं यहाँ हूँ, जूम पे हूँ, लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड हो, फिजिकल हो, सॉरी लाइव हो या फिजिकल हो, कोई चीज़ नोट कर रहे हो और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्टॉप मी देयर एंड देन, कि सर कॉपी करने का वक्त दे दें। इसके लिए मैं कभी भी मना नहीं करूँगा, कॉपी करने का वक्त आपको लाजमी दिया जाएगा, लेकिन अपना रजिस्टर प्रॉपर्ली मेंटेन करो। हाँ, अगर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं तो फिर रजिस्टर पे नहीं, फिर एक्सेल पे फोकस होता है, एक्सेल और वर्ड पे फोकस होता है कि उसमें चीज़ें मेंटेन की जाए। फिर हम मशवरा देते हैं स्टूडेंट्स को कि वो लैपटॉप पे क्लास लें, फ़ोन पे ना लें। लैपटॉप पे क्लास लें, एक तरफ क्लास चल रही है, टैब पे आपने दूसरा एक्सेल खुला हुआ है, जो चीज़ें वहाँ सॉल्व हो रही हैं आप साथ साथ एक्सेल पे सॉल्व करते जा रहे हैं। ऑल टैब करके चेंज करोगे विंडो, जूम की विंडो पे देखते जाओ, अपने पास सॉल्व करते जाओ। फिर वहाँ पे मैं ये कहता हूँ कि यार आप सॉफ्ट फाइल्स मेंटेन करें रादर देन रजिस्टर वाली फाइल्स। लेकिन अभी चूंकि फिजिकल क्लासेस का वो है, फिजिकल एग्जाम्स का लेट्स से प्रेडिक्शन है, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जून में भी यही हो रहा है, इंशाल्लाह दिसंबर में भी यही होगा, तो फिर वहाँ पे ओवरऑल लेवल पे कोशिश ये होनी चाहिए आप अपना प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें। नोट्स, किताब, क्वेश्चंस, कंबाइंड मटेरियल, जिस तरह एक बच्चे को ग़िज़ा की चाहिए ज़रूरत होती है, ये न्यूट्रेंट होना चाहिए, 7-8 चीज़ें होनी चाहिए, वो इंशाल्लाह ताला पूरी मिक्स करके उसके अंदर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वो एक हार्ड बाउंड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी, आप उस मटेरियल को यूज़ करके ओवरऑल लेवल पे जैसे चाहें उस तरीके से उसको टेकअप कर सकते। ठीक हो गया। शुरू की चंद 3-4 क्लासेस ऐसी होंगी, 3-4-5 क्लासेस में मैं हैंड आउट से नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत बेसिक केसेस होंगे, ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप हो, कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो, समझ में आए किस तरह से चल रहा है। फिर इंशाल्लाह ताला जब ये हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कोई सवाल यहाँ तक, एनीथिंग? यहाँ देख लेते हैं। सर नेक्स्ट ईयर स्कीम में चेंज होगा तो इसका BFD में क्या चेंज आएगा? BFD में कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। हुज़ैफा कहते हैं सर मर्जर फाइनेंसिंग डिसीजन का 10-15% होगा या फिर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंसिंग का 10-15%?
देखो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मिला के टोटल 50% है, उसी में एक सेक्शन मर्जर एक्विजिशन बिजनेस वैल्यूएशन का आता है, वो तकरीबन 15% है। ठीक है सर, दिसंबर 22 वालों को कब से स्टार्ट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस ले रहे हैं। अगर आप क्लासेस अभी एफएफआर ले रहे हैं और साथ में बीएफडी ले रहे हैं, तो फिर बाद में शायद आपको ऑडिट लेना पड़े, लॉ लेना पड़े, तो फिर ठीक है, बीएफडी पहले लेना चाहो पहले ले लो, बाद में लेना चाहो बाद में ले लो। 12.5 साल में ये क्लासेस आपको कवर अप करनी है। ठीक है चलो, यहाँ तक जो क्वेश्चंस थे, जो चीज़ें थी, वो ओवरऑल लेवल पे हमने डिस्कस की और इस पेपर के स्ट्रक्चर को, ओवरऑल इस पेपर के एरिया को समझने की कोशिश की। ठीक है, 5:15 हो गए, एक छोटा सा ब्रेक करें 15 मिनट का। 5:30 टाइप्स हम पहला अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत उसका एरिया समझते हैं, 6:30 तक इंशाल्लाह मैं फिर ऑफ कर दूंगा। ठीक है, गिव इट अ ब्रेक फॉर 15 मिनट्स।
रजिस्ट्रेशन हो गई आज में, तुम्हारा तो याद है, आप दोनों की हो गई। कहाँ पर? वीडियो और जबरदस्त। ऑडिट में कितने नंबर लोग हायर कर रहे हैं ये लोग? 30 अबव, गुड, जबरदस्त। जीटी का भी यही रेशियो? कितने है जीटी? अबे दो लोग, एश्योरेंस में दो लोग। फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ। बस हैरत हो रही है यार। आवाज प्रॉपर है? सही है। हाँ, जूम का लिंक तो डाउन है, तो मेरे लैपटॉप पे भी नहीं चल रहा था। जूम का लिंक तो बहुत डाउन है, यहाँ से कोई मसला नहीं। सही, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। चलो ठीक है, ठीक होगी, ठीक होगी। अब मसला ये समझ से बाहर है यार, 1100 लोग पास कर रहे हैं, दो बंदे एक ही आए हुए। तुम कितने टाइम से हो वहाँ पे? ठीक, चलो सही। तुम भी रिसेंटली आए हुए, तुमने एक बंदा आया होते हुए देखा। फर्ग्यूसन 50-60 उठा लिया ने, मेरा 4 लोग उठाए शायद, 4 या 5 लोग। उसमें भी मेरा ख्याल है 1-2 ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने कैफ की लेके सीए वाला रूट ऑप्ट किया। तो 2-3 ही कैफ के लोग हैं। कहाँ पे? जीटी में ना अभी तक। लेकिन यार वैसे भी अगर तुम देखो तो सबको भी मिला लो, 200-300 से ज्यादा तो नंबर ही नहीं समझ आता। 200-300-400 लोग मैक्स, इससे ज्यादा लोगों की तो इंडक्शन ही नहीं हो रही। बाकी लोग क्या करेंगे? भाई मेरी रिकमेंडेशन यही है, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन में, मुझे उनका स्टेटस नहीं पता, लेकिन अगर आपकी रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुई है आर्टिकल्स की, तो आप क्लासेस को थोड़ा सा कंसिडर कर लें कि आपने लेनी है या नहीं लेनी। या आप अभी ले लेंगे, इंडक्शन में 2-3 महीने 4 महीने लग जाएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो है वो लेट्स से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो 1.5 साल उसमें लगेगा। तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भूलने वाली वो बात हो जाए। न्यू स्कीम अभी आ रही है नहीं आ रही, फॉर दिस अटेम्प्ट तो नहीं आ रही। दिसंबर 2021 के लिए तो न्यू स्कीम नहीं है। 2022 में किसी टाइम पे आती है तो आ जाए, वो 1.5 साल से 1 साल का पीरियड हो जाएगा। तुम लोग, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, वो क्लासेस लेनी है नहीं लेनी है, इस ऑप्शन को थोड़ा सा कंसिडर कर लें। भाइयों वाला बहुत ज्यादा वक्त लग जाए, फिर वो भूल जाए, फिर दोबारा पे करें, दोबारा एक्सेस, दोबारा लेक्चर्स देखना है, वो में निकल जाएगी। बंदा तो कॉमर्स या टेक वेक सीख ले, वो ज्यादा बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। खैर बहरहाल हम अपना पहला एरिया स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ना है, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम बेसिकली एक स्टोरी से शुरू करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय के होटल पे या शादी वाले जो घर होते हैं, इसमें सारे कजन्स मिलके कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं, भाई ये वाली चीज़ करनी, किया है बैठ के? आपने किया है? आपने भी किया है? कभी भी नहीं हुआ ऐसा, कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। वो सारे शेख चिल्ली मिल के बैठे हों, कंटेनर भी खरीद लिया हो, फैक्ट्री भी लगा ली हो, ज़बरदस्त सारा काम शुरू हो गया, और फिर सुबह सब सोए पड़े हों, किसी को कुछ नहीं पता हो। फिर सालों गुजर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता भाई कौन सा बिजनेस आइडिया, कहाँ गए लोग। लेकिन ये हमारे पुराने दोस्त हैं जिन लोगों ने कैफ में पढ़ा है, अभी जूम पे मैं नाम देख रहा था, वो पहचानते होंगे। इनका नाम है ABC, अल्लाह बख्श चांडियो। ये अल्लाह बख्श चांडियो साहब हैं, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक, बिजनेस करने के बड़े जो है वो शौकीन है, इन्हें बिजनेस करने का बहुत शौक है। ये इसी तरीके से अपने दोस्तों के साथ एक चाय के होटल पे बैठते हैं, इनका एक गेट टुगेदर होता है विद फ्रेंड्स। गेट टुगेदर होता है विद फ्रेंड्स, ठीक है। वहाँ 2 दोस्त होते हैं जिनको ये घेरने की, अभी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब वो 2 दोस्त कौन से उनके, ठीक है, याद रख लो, फ्रेंड नंबर 1 और फ्रेंड नंबर 2, ठीक है। ये फ्रेंड होता है इंतहाई इमोशनल। इनकी आप मिसाल ले लें इमरान खान वाली, ठीक है। ये होता है इंतहाई ज़हीन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनिंग, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से सोचने वाला, वेरी कनिंग। इनको आप दे दें नाम आसिफ जरदारी साहब, ठीक है। ये होते हैं इंतहाई इमोशनल। और ये तीसरे दोस्त वहाँ पर उनके बैठे होते हैं, फ्रेंड नंबर 3। ये कुछ प्रैक्टिकल, कुछ इमोशनल, एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है, सही है। ये प्रैक्टिकल भी हैं और
इमोशंस को समझते भी हैं, ठीक है, दोनों चीजें इनके अंदर पाई जाती हैं। ये इनको अपना बिजनेस आइडिया बताते हैं कि क्या बिजनेस आइडिया है, हम गन्ने के जूस को टेट्रा पैकेजिंग में पैक करके बेचेंगे। अब हर बंदा चाहता है, सबको अच्छा लगता है, शुगर केन का जो जूस है ये बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा मसला क्या है, पेरिशेबल है, फौरन से खराब हो जाता है, थोड़ी देर आपने उसको छोड़ा ये काला पड़ जाएगा, सरा खराब हो जाएगा। शुगर की जो कैरेक्टरिस्टिक है फर्मेंटेशन की, वो बड़ी तेजी से एक्ट करती है। चांडियो साहब बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक थे, उन्होंने बोला भाई कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान के घर में पानी आए ना आए, गन्ने का जूस आएगा और ये हम टेट्रा पैक करके बेचेंगे। ना यार तू इतना एंथुसियास्टिक है, क्या मतलब किस तरह से करेगा? बोला वो एक तरीके का एक सोडियम जियोलाइट करके केमिकल होता है, उसका हम एक ड्रॉप रखेंगे, उससे गुजारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, टेट्रा पैकेजिंग में इसको पैक करके दे देंगे। सवाल हुआ, अच्छा भाई बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया लग रहा है, ये बताओ इस बिजनेस आइडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? इन्होंने कहा यार इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो तकरीबन 6 लाख रुपए की चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट तकरीबन 6 लाख रुपए की चाहिए। अच्छा जी 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों? कहा यार 4-1 लाख रुपए की मशीनरी आएगी, सेटअप लगेगा, 1 लाख रुपए का हम गन्ना लेके आएंगे जिससे हम इसको स्टार्ट करेंगे, 1 लाख रुपए का पैकेजिंग मटीरियल आएगा, अभी वेबसाइट ई कॉमर्स वॉमर्स कुछ भी नहीं, 6 लाख रुपए की इनिशियल तरीका कार है, इनिशियल हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमें इतना करना है। बोला ठीक है, अब क्या चाहते हो? कहा तुम लोग दो। चांडियो साहब ने इन तीनों से कहा यार दो, तुम तीनों से इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे, तुम तीनों इन्वेस्टमेंट दोगे तो मैं कर पाऊंगा। दोस्ती तो होते हैं जो वक्त पे काम आते हैं। ये बिजनेस आइडिया बना, ये वो। सबसे पहला सवाल इन तीनों ने क्या पूछा होगा इसके ऊपर, कितना कमा के दे दोगे? कि 6 लाख रुपए के ऊपर हमारे रिटर्न ऑन इक्विटी ROI कितना होगा, कितना तुम हमें कमा के दे दोगे? अब ये चांडियो साहब थोड़ा सा इस सवाल के ऊपर हौच-पौच हो गए, क्योंकि उनको नहीं अंदाजा था कि यार अब बेसिकली ये प्रोडक्ट कितना चलना है, इसकी सेल कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी है, किस हिसाब से चलना है, किस हिसाब से नहीं चलना है। तो वो इतना इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाए, और इनकी थोड़ी सी हालत एक्सप्लेन करने में परेशान सी हो गई, समझा नहीं पाए ये सही तरीके से अपने रिटर्न को। इन तीनों को थोड़ा सा लगा यार थोड़ा मतलब डाउट महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही। फिर भी कहा यार हेल्प तो करनी है, दोस्त है, बिजनेस आइडिया है, काम करना चाहता है, काम करने वाले को पैसे मिलने चाहिए। ये जो बेचारे इमोशनल से दोस्त है ना, जो बात करते हैं इनको समझ नहीं आता ये क्या बोल रहे होते हैं, और बोल के भूल जाते हैं कि उन्होंने पहले क्या बोला था। हमारे इमरान भाई टाइप के आदमी थे, इन्होंने बोला यार मैं तेरे साथ हूँ, कोई मसला ही नहीं है, आई विल बिकम दी ओनर ऑफ द बिजनेस। अच्छा यू विल बिकम दी ओनर ऑफ द बिजनेस, क्या करोगे तुम? यार मैं कंपनी का ओनर बनूंगा, शेयर होल्डर्स बनूंगा, एंड आई विल गिव यू इक्विटी, मैं शेयर्स लूंगा इस कंपनी के फॉर एन अमाउंट ऑफ 200,000। ये फिसल गया, ले यार दोस्त है यार, मदद तो करनी है, मदद करनी है तीनों में, ठीक है। इसने बोला सही है यार, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, आई विल बिकम द फाइनेंसर, आई विल बिकम द इन्वेस्टर, आई विल बिकम द शेयर होल्डर, मैं तुम्हें पैसे इक्विटी की मद में देता हूँ। पहली विकेट डाउन। अब चांडिया साहब ने किससे पूछा? फ्रेंड नंबर 1 से। मैंने बोला यार अब तुम बताओ ये भाई साहब कैसे हैं? बोला भाई चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, ऐसे हम कैसे किसी को 2 लाख रुपए दे दें? इन्होंने बोला भाई देख तेरे आइडिया पे मुझे कोई भरोसा नहीं, धंधा करना है, कमाना है, तू जो भी कर, मैं स्टील मिल में फ्रॉड करके कमा लूंगा, मुझे मसला नहीं है, बहुत बड़ी स्टील मिल है, पाकिस्तानी के पास वक्त नहीं है अपने रिसोर्सेज को देखने का, मैं खा लूंगा उसको, मुझे कोई इशू नहीं, तू एक काम कर मुझसे उधार ले ले। इसने बोला मैं तुम्हें डेट दे सकता हूँ, लोन दे सकता हूँ 2 लाख रुपए का, कब वापस लोगे? रीपेबल इन 5 ईयर्स, रीपेबल इन 5 ईयर्स, 5 साल में तुम्हें मुझे ही वापस करना होगा। ठीक है यार तेरा एहसान है, तूने 5 साल के लिए दे दिए, मुझे पैसे दे दिए, ठीक है, समझ में आती है बात। तीसरे वाले ये कुछ प्रैक्टिकल हैं और कुछ जज्बात भी रखते हैं। इन्होंने बोला यार अब समझ में नहीं आ रही बात, दोस्त भी है, मदद भी करनी है, मुझे भरोसा भी नहीं आ पा रहा, पता नहीं ये चला पाएगा नहीं चला पाएगा। इस तरह शुगर केन का जूस पैकेजिंग में अगर बिकता होता तो आज तक लोग बेच देते, कोई नहीं बेच पाया तो ये ऐसा क्या करेगा जो बिक जाएगा। इसने बोला यार समझ में नहीं आ रहा, कुछ ना डिफरेंट कहानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा मैं इसको करूं क्या। इसने क्या बोला, इसने कहा देखो यार मैं तुम्हारे लिए जज्बात तो रखता हूँ, लेकिन मैं आदमी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे समझ में आती है चीज़ें, तुम एक काम करो,
मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट जरूर करता हूं, लेकिन तुम मेरा डिविडेंड फिक्स कर दो, यानी मुझे क्या प्रोवाइड करो, प्रेफरेंस शेयर्स। कितने अमाउंट के, ₹2 लाख, ₹2 लाख। ये प्रेफरेंस शेयर्स का कॉन्सेप्ट पता है, पहले पढ़े कभी जिंदगी में प्रेफरेंस शेयर्स? बेसिकली ये शेयर्स की वो क्लास होती है जो ऑर्डिनरी से एक स्टेप ऊपर और डेट से एक स्टेप नीचे होती है। डिविडेंड पे करने में प्रेफरेंस शेयर्स वालों की बारी पहले आती है, ऑर्डिनरी वालों की बाद में आती है। प्रेफरेंस शेयर्स में ये ऑप्शन भी कभी कभी अवेलेबल होता है कि 15 साल, 20 साल, 10 साल बाद ये ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रेफरेंस से ऑर्डिनरी में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिविडेंड में इनका नंबर पहले आता है, इंटरेस्ट के बाद आता है। पहले डेट होल्डर्स का सूद अदा किया जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड अदा किया जाता है। लेकिन इनका ड्रॉबैक क्या होता है? इनका ड्रॉबैक ये होता है कि ये वोटिंग में पार्ट नहीं ले सकते, कंपनी की डिसीजन मेकिंग और वोटिंग में पार्ट नहीं ले सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब लिक्विडेशन होती है, जब कंपनी लिक्विडेट होती है, इनको अपनी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स तक का अमाउंट वापस मिलता है। रेसिडुअल वैल्यू में इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता, यानी जो बचा कुचा अमाउंट है सारा इनको नहीं मिलेगा, इन्हें सिर्फ अपनी नॉमिनल वैल्यू की हद तक अमाउंट मिलेगा। अगर उस नॉमिनल वैल्यू के बाद एक बड़ा पोर्शन बच जाता है तो वो सारा किसको जाएगा? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को जाएगा, जो ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स इक्विटी है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स है। यार ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर्स तीनों ने 2-2 लाख रुपए मिला के दे दिए। एक 2 लाख रुपए आए यहाँ पर, ये दूसरे 2 लाख रुपए यहाँ पर, और ये तीसरे 2 लाख रुपए यहाँ पर, तीसरे 2 लाख रुपए यहाँ पर। इस बंदे ने क्या किया, ना इक्विटी पे गया ना डेट पे गया, एक बीच का फैसला कर लिया, क्योंकि ये दोनों चीजें समझता है। ये बंदा जज्बाती था, बोला यार कुछ नहीं हमें साथ देना ही देना है, चाहे हमें 100 दिन का प्लान पता हो या ना पता हो। हमने इलेक्शन की कैंपेन में बोल दिया कि हमारे पास 100 डेज का प्लान मौजूद है कि हमें क्या करना है। बाद में 1.5 साल बाद टीवी पे आके बोला साल भर तो हमें समझ ही नहीं आया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये वाले साहब थे, इनसे ही गलती हो गई। और इसने बोला भाई कोई हमदर्दी तो है ही नहीं, सीधा सीधा डेट है, डेट मुझसे लो 2 लाख रुपए, 5 साल में ये पैसे मुझे वापस चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल वापस चाहिए। और डेट में क्या होता है, अमाउंट मिलता है, सूद पे होता रहता है, इंटरेस्ट पे होता रहता है, इवेंचुअली जो आपका लोन का अमाउंट होता है ये रीपे हो जाता है। और अगर आप कार वगैरह की लीजिंग देखें तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल भी जाता रहता है, और लीजिंग में उसकी फिर रेंटल के फॉर्म में अमाउंट जाते जाते एंड में बिल्कुल जीरो हो जाता है। सही। अच्छा, इन तीनों ने ये पैसे दे तो दिए, जैसे ये तीनों दिए पैसे, इनके पास क्या आई, चेहरे पे एक मुस्कान, यार जबरदस्त, जो चीज चाहिए थी वो मिल गई, जिस अमाउंट की जरूरत थी वो मिल गया। अब सवाल ये है, इन तीनों ने भी से सवाल पूछा, भाई हमें क्या दोगे, ये तो तुम्हारी फाइनेंसिंग हो गई, ये तुम्हारी फाइनेंसिंग हो गई, अब हमें इसके ऊपर मिलेगा क्या, क्या दोगे हमें इसके ऊपर। सवाल पैदा हुआ सर रिटर्न, रिटर्न क्या दोगे, सवाल ये पैदा होता है। इसने क्या दिया, डेट। चांडियों ने बोला भाई तूने मुझे डेट दिया है ना, लोन दिया है, तुझे मैं इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। कितना इंटरेस्ट दूंगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल इनके बीच में अग्री होता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा एट द रेट ऑफ 7%। क्यों, आज बैंक से भी लोन लेने जाएगा तो कितने में मिलेगा, 7% में, 6-7% में, 7% में तुम्हें इसके ऊपर इंटरेस्ट दे दूंगा। अग्री हो गया जी। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स वाले ने बोला मुझे क्या दोगे, बोला मियां मैं तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा, मैं तुम्हें प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा। अब ये प्रेफरेंस डिविडेंड दो तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव वो होते हैं जिस साल कंपनी ने डिक्लेयर किया उसी साल का देना है, पिछले साल में अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं। क्यूमुलेटिव ये होता है कि किसी साल अगर प्रॉफिट ना होने की वजह से नहीं दे पाए तो अगले सालों में पहले पिछले का कवर करोगे, फिर उस 1 साल का दोगे। यानी ईयर 1 में नहीं दिया, ईयर 2 में नहीं दिया, लेकिन अगर ईयर 3 में पे किया तो पहले ईयर 1 का, ईयर 2 का और फिर ईयर 3 का। वो क्यूमुलेट होता रहता है हर साल। इस बंदे ने कहा देखो तुम जिस इंडस्ट्री में काम करने वाले हो ना, ये FMCG है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज के फाइनेंशियल्स उठा के देखो, मिलती जुलती कंपनीज में प्रेफरेंस डिविडेंड 10% चल रहा है, मिलती जुलती कंपनी में प्रेफरेंस डिविडेंड 10% चल रहा है। बोला डन, चलो मैं तुम्हें भी 10% रिटर्न देता हूँ। अग्री, तुम्हें भी मैं 10% रिटर्न दे देता हूँ। ठीक है भाई, बच कौन गया एंड में,
ये बेचारा, इसने क्या लिया है? ऑर्डिनरी शेयर्स। इसने क्या किया है? ऑर्डिनरी शेयर्स लिए हैं। कंपनी का ओनर बना है, कंपनी में इसका पार्टनर, मतलब एक तरीके से ओनर बना है। ये बंदा चांडियो साहब कौन है? ये सीईओ ऑफ द कंपनी है, ये मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी है। इज नॉट ओनर टू द बिजनेस, ही इज मैनेजर टू द बिजनेस, ही इज अ डिफरेंट पर्सन। ये उस बिजनेस को चला रहा है। उस बिजनेस में इसने अपनी इन्वेस्टमेंट जाती तौर पे कुछ भी नहीं लगाई है। अगर जाती तौर पे इन्वेस्टमेंट लगाई होती तो फिर ये बिजनेस का ओनर भी कहलाता और मैनेजर भी कहलाता। फॉर द टाइमिंग समझ लो उसने जाती इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगाई है, ओनरशिप में है, उसमें मैनेजमेंट में है। अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करती है 4-5 साल तक, 10 साल तक, तो डायरेक्टर्स वैसे ही उनको शेयर ऑप्शंस और शेयर्स दे देते हैं, कंपनी का ओनर बना देते हैं। लेकिन पहले उन्हें प्रूफ करना पड़ता है कि हाँ यार ओवरऑल लेवल पे हम ये करके देंगे। ठीक है, समझ में आई कहानी? अच्छा, फिर इसने कहा यार अब मुझे क्या पे करेगा? यार तू तो प्रॉफिट का मालिक है, जितना बचेगा तेरा प्रॉफिट होगा। कहा नहीं यार, फिर भी तू कुछ मतलब एक्सपेक्टेशन तो बता। ठीक है, इमोशनल आदमी हूँ, कर दी तेरी मदद, लेकिन कुछ आइडिया तो दे, कम से कम कोई रिटर्न तो बता कि यार इतना तो मैं आपको करके दूंगा। अगर इससे कम रिटर्न मिल रहा है तो फिर मत करना शुगर का काम, शुगर केन का काम छोड़ देना कि यार इतना रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा। कोई मिनिमम रिटर्न थ्रेशोल्ड तो हो, कुछ इस तरह तो हो। तो चांडियो साहब ने फ्रेंड नंबर 2 से सवाल पूछा कि अच्छा तू बता, अगर ये 2 लाख रुपए तू मुझे नहीं देता तो फिर इसका क्या करता? अगर तू ये 2 लाख रुपए मुझे नहीं देता तो फिर इस 2 लाख रुपए का तू क्या करता? कहा मैं आजाद चाय वाला के शो पे जाके कोई बिजनेस आइडिया पकड़ता और उस आइडिया में पैसे लगाता। बोला अच्छा कौन सा बिजनेस आइडिया पकड़ता? बोला जिस पोट्री का कोई काम हो गया, फार्मिंग का कोई काम हो गया, इस तरीके का कोई बिजनेस में करने लगा था, मैं वो करता। मैंने वहां के पैसे तुम्हें उठा के दे दिए। कहा अच्छा वो जो तुम बिजनेस करते हो उसमें तुम्हें क्या रिटर्न मिलता? बोला यार मेरी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो है 20%। अगर मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो कम से कम 20% तो मैंने कमा लेने थे। या मेरे अब्बा का चलता चलता बिजनेस था मार्ट का, सुपरमार्केट का, मैं अगर उसमें डालता तो 20% तो मुझे रिटर्न मिल ही जाना था, 20% में अचीव कर लेता। यानी समझ ही आया कि ये मिनिमम 10% मांग रहा है, ये मिनिमम 20% मांग रहा है, और ये मिनिमम कितने मांग रहा है? 7%। ये मिनिमम 7% मांग रहा है। मुझे बताओ अगर ये 6 लाख रुपए जो बिजनेस कमाए, 6 लाख रुपए जिस बिजनेस में ये लगा रहा है, अगर ये बिजनेस कम से कम इतना रिटर्न प्रोवाइड ना करे तो क्या इस बंदे को ये बिजनेस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। कॉमन सेंस कहता है ये बात। अगर मुझे डे 1 पे नजर आ रहा है कि मैं इन लोगों के ही रिटर्न पूरे नहीं कर पाऊंगा, और रिटर्न से मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद जो एंड अमाउंट बचता है, इंटरेस्ट कहाँ पे जाके तुम नेट करते हो? ऑपरेटिंग इनकम निकाल लेते हो, अदर इनकम, अदर एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब एडजस्ट करने के बाद इवेंचुअली जो नंबर बचता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वहां से इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, फिर वहां से टैक्स माइनस किया जाता है, फिर जो अमाउंट बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये डिविडेंड्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। फिर डिविडेंड में पहले प्रेफरेंस डिविडेंड और फिर उसके बाद ऑर्डिनरी डिविडेंड। सो फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर देखो यहाँ पर, तो ये 3 सोर्सेस के लिए 3 किस्म के रिटर्न्स हैं। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जरा से गौर से सुनना है, समझने वाली बात है। हर बिजनेस के कुछ प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, हर बिजनेस के कुछ प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। देखो बैलेंस शीट को सही तरीके से एनालाइज करो। बैलेंस शीट की कितनी साइड्स हैं? 2। एक साइड पे क्या आ रहा होता है? एसेट्स। दूसरी साइड पे क्या आ रहा होता है? इक्विटी और लाइबिलिटीज। आज तक तुम लोगों ने पढ़ा है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन पढ़ी है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन के पीछे एसेंस क्या है? इस इक्वेशन के पीछे एसेंस ये जस्ट ये है कि धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो पैसा आता है, वो पैसा 2 सोर्सेस से आता है, या तो वो अपना होता है या वो किसी और का होता है। जो पैसा अपना होता है वो ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, जो किसी और का होता है वो लाइबिलिटीज और डेट होते हैं। बैलेंस शीट और कुछ नहीं है, इस बात की गवाही है कि आज बिजनेस के पास क्या है और वो किसका है। एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से किसी भी बिजनेस के 3 सोर्सेस ऑफ फाइनेंशियल्स होते हैं: डेट, ऑर्डिनरी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। दैट्स इट। इन 3 के अलावा आप पैसे कहीं से जनरेट नहीं कर सकते। कुछ बुक्स में बैंक लोन को अलग टाइप क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से बैंक लोन डेट का ही पार्ट है। बैंक लोन डेट का ही पार्ट है। फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं तो ये 3 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस हो गए।
हर सोर्स ऑफ फाइनेंस की कोई ना कोई मिनिमम रिटर्न होता है, कोई ना कोई मिनिमम अमाउंट होता है जो वो चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अग्री करते हो? लेकिन ये मिनिमम रिटर्न किसको प्रोवाइड करना होता है? कंपनी की मैनेजमेंट को। कंपनी की मैनेजमेंट हैज टू मेक श्योर कि इनको कम से कम इतना रिटर्न तो मिलना चाहिए। ये किसको प्रोवाइड करना है? कंपनी को प्रोवाइड करना है। किसको? अपने फाइनेंशियर्स को, अपने प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस को। फाइनेंस मतलब कैश, जो कंपनी को रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, चाहे वो इक्विटी दे रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी दे रहे हैं, चाहे वो एसेट्स दे रहे हैं, चाहे वो कैश दे रहे हैं, वट एवर द केस में बी, कंपनी के एसेट्स यही लोग लेके आ रहे हैं। जब तक ये लोग नहीं होंगे, कंपनी के पास एसेट्स नहीं होंगे। जब तक एसेट्स नहीं होंगे, कंपनी अपनी इनकम नहीं जनरेट कर सकती। खाली बैलेंस शीट पे इनकम आती है? बिल्कुल भी नहीं सर। कंपनी की हिस्ट्री में पहले बैलेंस शीट बनती है, फिर पीएनएल बनता है। पहले डे वन की ओपनिंग बैलेंस शीट होती है जब सारे रिसोर्सेज होते हैं। इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, इन रिसोर्सेज के बगैर प्रॉफिट जनरेट नहीं किया जाता। डू वी गेट इट? ये बात समझ आती है? सो फ्रॉम द ओवरऑल पर्सपेक्टिव, इन रिटर्न्स के कुछ नाम है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मिनिमम रिटर्न आपको प्रोवाइड करना होता है, इसको वो कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सर तुम लोग बोलोगे यार सर क्या हो गया, डिविडेंड का भी कॉस्ट होती है? चलो इंटरेस्ट का समझ आता है, इंटरेस्ट कंपनी की कॉस्ट है, लेकिन ये डिविडेंड का भी कंपनी की कॉस्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में डिविडेंड कंपनी की कॉस्ट कहलाती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में कंपनी के ऊपर एक बोझ होता है कि कम से कम इतना रिटर्न तो जनरेट करके बहरहाल देना ही देना है। तो जो मिनिमम रिटर्न आपको जनरेट करके देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में उसको इधर कॉस्ट ऑफ डेट कहा जाता है, यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है, और यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। ये तीन किस्म की कॉस्ट है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तीन किस्म के सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से? इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, तीन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के तीन कॉस्ट कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये वो मिनिमम रिटर्न है जो मुझे अपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देना ही देना है। अगर मैं इतना रिटर्न जनरेट नहीं कर सकता, आई शुड क्लोज द बिजनेस राइट अवे, आई शुड रिटर्न देम देयर अमाउंट राइट अवे। क्योंकि अगर मैं इसके 7% नहीं दे सकता तो इसको पैसे वापस दूंगा, ये बैंक में रखवा है, बैंक इसको 7% दे देगा। अगर इसको 20% नहीं दे सकता तो ये जाके चूजों का और मुर्गी का काम करे, उसमें इसको 20% मिल जाएगा। अगर इसको 10% नहीं दे सकता तो ये किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स ले, मैं पैसे वापस करता हूँ, इसको 10% वहां से मिल जाएगा। इनके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, ये जो मैंने यहाँ पे बातें लिखी है ना, प्रैक्टिकल, इमोशन, इमोशनल और कनिंग, ये इनका रिस्क एपेटाइट है। हर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का एक रिस्क एपेटाइट होता है। कुछ लोग कंपनी को लोन देना पसंद करते हैं, कुछ इक्विटी देना पसंद करते हैं। अग्रीड? बैंक कभी भी किसी कंपनी का इन्वेस्टर नहीं बनता, बैंक का रिस्क एपेटाइट ही वहां तक है, उसका बिजनेस मॉडल ही वैसा है। वो कभी भी आपका ओनर नहीं बनेगा, वो आपको लोन दे देगा क्योंकि वो कमाता उसी तरीके से है। बिजनेस एंजल्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, इनका काम इक्विटी देना है, ये बिजनेस के ओनर बनते हैं, तो ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। आप लोगों ने सुना है सिविल के बारे में, एयरलिफ्ट के बारे में, करीम के बारे में, उबर के बारे में, इन सबको बाहर से फंडिंग मिलती थी। जो लोग फंड देते थे वो क्या थे? बाइकिया जो फंड मिलते थे बाहर से, वो क्या होते थे? देवर इक्विटी पार्टनर्स, वो इक्विटी के पार्टनर्स बनते थे। और जो ना इक्विटी में रहना चाहता है ना डेट में रहना चाहता है, कोई सेफ अप्रोच चाहता है, प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ चला जाए। इसका रिटर्न डेट से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन इक्विटी से बहुत कम होता है, इक्विटी से बहुत कम होता है। ठीक है, अब अगर मैं 2 लाख रुपए के ऊपर 7% निकालूं, 2 लाख रुपए के ऊपर 7% निकालूं तो ये कितना बन जाएगा? 2 लाख इंटू 7%, दैट मेक्स इट 14,000। अग्री करते हो? 14,000। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में 2 लाख इंटू 20%, दैट मेक्स इट 40,000। अग्री करते हो? ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 2 लाख इंटू 10%, दैट मेक्स इट 20,000, दैट मेक्स इट 20,000। अगर टोटलिटी में देखें, टोटलिटी में देखें तो मेरे पास तीन चीजें हैं, 14,000, 40,000 और 20,000।
अब यहाँ पे चांडियो बैठ के सोच रहा होगा, अल्लाह बख्श चांडियो की, यार कोई एक सिंगल रेट बताओ ना, 7% इसको देना है, माना, 20% इसको देना है, ये भी माना, 10% इसको देना है, ये भी माना, लेकिन मैं तो प्रोजेक्ट एक जगह पे कर रहा हूँ गन्ने के जूस में, मुझे ये बताओ कि शुगर केन जूस से तुम्हें रिटर्न कितना चाहिए। मैंने बोला बहुत आसान है यार, तुम्हारा काम है टोटल रिटर्न निकालना, इसको जरा क्लब करो, 60,000 और 74,000, अग्री, 74 आ रहा है। मैंने बोला भाई तू 74,000 का टोटल रिटर्न जनरेट कर ओवर द अमाउंट ऑफ कितना, 6 लाख रुपए, ओवर द अमाउंट ऑफ 6 लाख रुपए, 74,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, कितना रेट बना, कितना, 12.33%। ये 12.33% कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये 12.3% कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल से मुराद यहाँ पे क्या है, कैपिटल से मुराद यहाँ पे सोर्स ऑफ फाइनेंस है। सोर्स ऑफ फाइनेंस कितने किस्म की, 3 किस्म की, कौन कौन सी, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस शेयर्स। इन तीनों की कॉस्ट क्या क्या कहलाती है, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इन तीनों का जो मिनिमम रिटर्न था उसको हमने टोटल इन्वेस्टमेंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो बेसिकली दिस इज टेलिंग मी कि मुझे ऐसे बिजनेस करना है कि कम से कम 6 लाख रुपए के ऊपर मेरा जो रिटर्न आए वो 12.33% आए। जब 6 लाख रुपए के ऊपर 12.33% आएगा दैट मीन 74,000। ये 74,000 मैं इन तीनों में क्या कर दूंगा भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। ये कहलाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी फिलहाल इसका नाम रखो विदाउट टैक्स। अभी इसका फिलहाल नाम रखो विदाउट टैक्स। विद टैक्स क्या होता है वो भी हमने नहीं पढ़ा। अभी इसका नाम रखो विदाउट टैक्स। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है विदाउट टैक्स। हर कंपनी को इस रेट की जरूरत होती है, हर कंपनी की मैनेजमेंट को इस रेट की जरूरत होती है, और इस 1% के ऊपर तुम्हारा 20% सिलेबस खड़ा हुआ है। अभी हम 4-5 टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइन से, सब में वैक डिस्कस होगा, सब में वैक डिस्कस होगा। ये वैक कहलाता है, इसको प्यार से वैक कहते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मेरी कैपिटल में 3 चीजें, कैपिटल की कॉस्ट की है, वेटेड एवरेज है। हमने बेसिकली यही किया ना, 2 लाख रुपए को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 लाख रुपए को इससे किया, 2 लाख रुपए इससे किया, इनका एवरेज रिटर्न निकाल लिया। ये ओवर द वेट ऑफ 600,000 इज एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं उस बोर्ड के ऊपर आता हूं। तब तक किसी का यहाँ पे कोई सवाल है तो वो ले लेते हैं। अब ये वाले बोर्ड पे ले आओ। WACC is always calculated on the basis of market values, on the basis of market values। ये कभी भी बैलेंस शीट वैल्यू नहीं। इक्विटी की बात कर रहे हो, शेयर प्राइस क्या चल रही है मार्केट में। डेट की बात कर रहे हो, डेट की मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर है, लोन नोट्स हैं, ये सब पढ़ेंगे हम। इनकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। ये हमेशा मार्केट वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट होते हैं। सर वैक का फॉर्मूला क्या है, फिर देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी
इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉपी कर लेना, देख लो यहाँ पे पहले, जूम वाले अफराद भी कॉपी बाद में कर लेना, पहले यहाँ देख लो। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एमवीई, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज एमवीडी, केडी इज कॉस्ट ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पी इंटू कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी, ठीक है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टेक्निकली देखो तो हमने यहाँ पे यही किया, 2 लाख रुपए को मल्टीप्लाई किया, ये इक्विटी 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई हुए 20% से, 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई हुए 7% से, 2 लाख रुपए मल्टीप्लाई हुए 10% से, और डिनोमिनेटर में इन तीनों को ऐड कर दिया। बट दिस इज विदाउट टैक्स, दिस इज वैक विदाउट टैक्स। ये बेसिकली है आपका वैक विदाउट टैक्स। अब ये फॉर्मूला रिलेशनशिप अपने पास रख लो। अब जब भी ये बंदा एनपीवी निकालेगा ना, तो एनपीवी निकालते वक्त कोई भी मशीन वगैरह एक्वायर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, एनपीवी निकालते वक्त वो इस 12.33% से कंपेयर करेगा। पॉजिटिव एनपीवी आएगी तो इन्वेस्ट करेगा कि हाँ मेरे डेट होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न मैं दे पा रहा हूँ। और अगर नहीं आएगा इतना रेट, मना कर देगा, बोलेगा भाई ये बिजनेस नहीं चल सकता, अपने पैसे वापस ले लो, अपने पैसे बहरहाल वापस ले लो। खैर ये इवैल्यूएशन वगैरह पैसे लेने से पहले की जाती है, बाद में नहीं की जाती। पैसे बाद में लिए जाते हैं, पहले कैलकुलेशन की जाती है, पैसे हमेशा बाद में लिए जाते हैं। सो फ्रॉम दैट ओवरऑल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन में देखें, हमने यही चीज मैथमेटिकली इधर की है। अब कंपनी जब भी कोई प्रोजेक्ट का इन्वेस्टिंग डिसीजन लेगी, जब भी कोई प्रोजेक्ट का इन्वेस्टिंग डिसीजन लेगी, तो पहले ये रेट कैलकुलेट करेगी। सबसे पहले ये रेट कैलकुलेट होगा कि यार हमें कितना रिटर्न कम से कम उनको कमा के देना है, और फिर कैश फ्लोज बनेंगे, सेल्स, कॉस्ट, सारे के सारे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स, डिस्पोजल वैल्यू, टैक्स का नंबर, ये सब आके इवेंचुअली फिर क्या होता है, आप डिस्काउंटिंग करते हैं और डिस्काउंटिंग करके देखते हैं हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब कैफ में तो डिस्काउंटिंग करने के लिए तुम्हें रेट मिल जाता था, सवाल में गिवन होता था कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 16%, 18%, 20%, 12%, 13%। लेकिन क्या कभी सोचा कि वो रेट आता कहाँ से, कैसे डिटरमिन होता है कि किस कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कैसे डिटरमिन होता है कि ओवरऑल लेवल पे एक कंपनी को कितना रिटर्न जनरेट करके देना चाहिए, कैसे डिटरमिन होता है कि उस कंपनी की मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, वो इस तरीके से निकलता है, सिंपल इस तरीके से निकलता है। इफेक्टिव रेट ऑफ, वो तो 2-3 लोन्स होते हैं तो आप एक साथ एक एवरेज करके निकाल लेते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है आज मैंने 10 लाख रुपए बैंक से लिए, अब मैं कुछ सूद की मद में दे रहा हूँ, कुछ प्रिंसिपल रीपेमेंट की मद में दे रहा हूँ, कहीं पे इंटरेस्ट रेट कम है, कहीं पे ज्यादा है, इफेक्टिवली मेरा इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, वो IFRS 9 का सब्जेक्ट है। ये समझ आता है? दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। अब यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट्स बनते हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1, 2, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट 3, 4, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5, 6। अब ये 6 चीजें कैसे पता चलती हैं, हम इस पर बात करेंगे। ये 6 चीजें कैसे निकलती हैं, हम इसको समझेंगे। हम ये डिफाइन करेंगे कि भाई अब इनको कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब ये कैलकुलेट करना आएंगी तो वैक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना आ जाएगा। जब वैक कैलकुलेट करना आएगा तो ही तुम प्रोजेक्ट अप्रेजल कर सकते हो, तो ही तुम इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएट कर सकते हो कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर ये रेट नहीं पता तो फिर इवैल्यूएशन भी आप बहरहाल इसमें नहीं कर सकते, ये रेट भी आप इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, अग्री हो गई जी बात? बिल्कुल सर, यही चीज है, यहाँ पे भी तीनों आ गई। कैमरा इस तरफ करना, ये इस तरफ, ठीक है। अब एक और सवाल छोटा सा, ये कॉपी कर लो पहले, डन कर लिया, ठीक है। जूम पे भी सबने कॉपी कर लिया, देखो ये चैट में लिख रहे हैं डन। कॉपी कर लिया हो तो चैट में डन लिखे, भाई आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं।
हो गया, डन लिख रहे हैं सब। मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से मुझे टैक्स का बेनिफिट किसके ऊपर मिलना है? क्या ये मैं रिटर्न में टैक्स में क्लेम कर सकता हूँ? मैंने 20,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए, अलाउबल एक्सपेंस है ये। इनकम कैलकुलेट करते वक्त टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, नेट अमाउंट, नेट पे टैक्स देना होता है। ये अलाउ कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं इनकम में से? नहीं सर। ये कर सकते हैं? नहीं सर। ये ऑर्डिनरी डिविडेंड है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड है, कर सकते हैं? नहीं। ये कर सकते हैं? यस सर, ये बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप माइनस कर सकते हैं। यानी अगर 14,000 रुपये हैं तो 14,000 रुपये इंटरेस्ट मैं जिसको दूंगा, इसके 30% के हिसाब से मेरा टैक्स बचेगा भी। अगर मेरी 100 रुपये इनकम है, मैंने उसमें से 50 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है, बाकी एक्सपेंसेस किए, टोटल में 20 रुपये की प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे खड़ा हूँ। तो अब अगर यहाँ पे मैं किसी चीज़ का इंटरेस्ट दे रहा हूँ, वो इंटरेस्ट मुझे टैक्स में क्या हो जाएगा? अलाउड हो जाएगा, मुझे टैक्स में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। यानी टेक्निकली अगर मैंने किसी को 100 रुपये इंटरेस्ट दिया और 30% टैक्स रेट था, तो 100 रुपये के इंटरेस्ट के साथ 30 रुपये का टैक्स बच गया, कम देना पड़ा। अगर ये भी अलाउड नहीं होता तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता इनकम में से। सर ये अलाउ हो गया, मतलब मेरा टैक्स रिलेटिवली बच गया। इसलिए हमेशा इंटरेस्ट का जो अमाउंट होता है ये टैक्स के बेनिफिट के साथ आता है, टैक्स के बेनिफिट के साथ आता है। जहाँ 14,000 रुपये मुझे उस बंदे को देने हैं, वहाँ इसका 30% मेरे पास बचने भी है, अगर टैक्स रेट 30% है तो। मान लो फॉर एग्जांपल टैक्स रेट तुम्हारा 30% है, तो तुम 14,000 रुपये बेशक उसको दोगे, लेकिन 30% टैक्स में बचाओगे भी। तो तुम्हें कमाना कितना है, नेट या 14,000 ग्रॉस? नेट बेसिस पे। सर नेट का मालूम है, 14,000 का 70% निकालो, कितना बनता है? 70% ऑफ 14,000 कितना? 9,800। अगर मैं इसके ऊपर टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाता हूं, $14,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट। 1 माइनस टैक्स रेट इज मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 30%। ठीक है, अज्यूमिंग जो हमारा टैक्स है वो 30%, 30% टैक्स, तो मेरा अमाउंट नेट कितना बन जाता है? 9,800, 9,800। यानी मैंने नेट इतना कमाना है, 14,000 नहीं कमाना। तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ डेट है ये हमेशा पोस्ट टैक्स पिक होती है, प्री टैक्स पिक नहीं होती। प्री टैक्स मतलब टैक्स का इफेक्ट लेने से पहले, पोस्ट टैक्स मतलब टैक्स का इफेक्ट लेने के बाद। ये प्री टैक्स पिक होती है, पोस्ट टैक्स नहीं पिक होती। दिस इज ऑलवेज टेकन एज प्री टैक्स, नॉट एज पोस्ट टैक्स। डेट को इस पर आएंगे, उसकी 3 स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमें डेट की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। कोई सवाल, कंफ्यूजन, एनीथिंग? क्या हम पोस्ट टैक्स लेंगे, प्री टैक्स नहीं लेंगे। वो कैसे? थोड़ी सी फॉर्मूले में अमेंडमेंट होगी। क्या अमेंडमेंट होगी? बेसिकली ये जो वैक का फॉर्मूला आप देख रहे थे, अब ये कुछ इस तरह से होगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन इसको 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 माइनस टी से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि टैक्स का रिटर्न क्लेम करते वक्त अलाउेबल होता है। टैक्स का रिटर्न क्लेम करते वक्त ये एक्सपेंस अलाउडेबल होता है। यानी जहां 14,000 जेब से जाते हैं, वहां तकरीबन 3-3,500 रुपए जेब में बचते भी हैं, टैक्स कम देना पड़ता है। अगर ये अलाउेबल नहीं होता तो इनकम ज्यादा बनती, प्रॉफिट ज्यादा बनता और मुझे टैक्स भी बहरहाल ज्यादा पे करना पड़ता। चूंकि ये इंक्लूडेड है तो टैक्स वहां पे मुझे कम पे करना पड़ता है। तो जहां मैं टैक्स इंटरेस्ट पे करता हूं, वहां टैक्स में कुछ अमाउंट बचा भी लेता हूं। तो मुझे नेट बेसिस पे कमा के देना है, जरूरी नहीं है मैं ग्रॉस पे कमा के दूं, सही, नेट पे कमा के देना है। So from an overall perspective, market value of debt into cost of debt into 1 minus t plus market value of preference shares into cost of preference shares divided by market value of debt, market value of equity, market value of preference shares. This is called basically WACC with tax. This is called basically WACC with tax.
और यही प्रैक्टिकली यूज होता है, विदाउट टैक्स नहीं यूज होता, बिकॉज हम ऐसी दुनिया में रहते नहीं है जहाँ टैक्स अप्लाई ना हो। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ टैक्स अप्लाई होता है, इसलिए हमेशा हम वैक वो यूज करेंगे जो टैक्स के साथ होगा। हाँ, हर दफा जब हम पढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें विद टैक्स विदाउट टैक्स दोनों पढ़ाऊंगा, हर थ्योरी विद टैक्स भी होगी विदाउट टैक्स भी होगी, लेकिन समझाने के एतबार से प्रैक्टिकली जो चीज फॉलो होती है वो विद टैक्स फॉलो होती है, विदाउट टैक्स फॉलो नहीं होती। डू वी गेट इट? सिचुएशन समझ आती है? सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वैक बेसिकली, जिसके पीछे हमने एक थोड़ी सी स्टोरी समझने की कोशिश की। अब सर ये कैलकुलेट किस तरीके से होता है, इसका अमाउंट कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे निकलती है? जब भी आपके पास कोई केस स्टडी आएगा, कोई सिनेरियो आएगा, पहले आपके पास ये 6 चीजें होनी चाहिए: मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और टैक्स का रेट। ये 7 चीजें हो तो आप वैक कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो फिर ये स्क्वीज होकर 4 चीजें रह जाएंगी: मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। ये 4 चीजें रह जाएंगी। अब अगला सवाल ये है कि सर ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऐसे ही निकल आती है क्या? शेयर प्राइस है ना, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का क्या मतलब है? इट्स द शेयर प्राइस। शेयर प्राइस कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स। ये शेयर होल्डर्स का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? ये 2 चीजें हो गई। अब सर मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कैसे निकलती है? क्या कोई आके बताता है कान में कि डेट की मार्केट वैल्यू इतनी है? और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है? ये भी सवाल आपके जहन में आ सकता है कि सर डेट के केस में बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अलग कैसे होता है? बैंक लोन तो उतना ही रहेगा, डिबेंचर्स के केस में अलग होता है, बॉन्ड्स के केस में अलग होता है। वो कैसे होता है? जब डिबेंचर्स और बॉन्ड्स पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि हाँ उनकी मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है। अब वो कॉस्टिंग के लिए जो 5 नंबर का पढ़ा था वो बहुत बेसिक था, यहाँ पे फुल फ्लेज इन इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना है। पहले यहाँ पढ़ोगे, फिर यही सारी चीजें बिजनेस वैल्यूएशन में पढ़ोगे और कहीं ना कहीं ये चीजें फॉरेक्स में भी पढ़ोगे ओवरऑल लेवल पे। समझ में आती है बात? तो ये सबसे बेसिक रिलेशनशिप है वैक, जहाँ से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम इन अलग अलग सेगमेंट्स पे जाते हैं कि भाई ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ वुड वी गेट दिस वन। टैक्स रेट तो गिवन होता है सवाल में, ये कैसे गिवन हो? जब ये एलिमेंट्स कैलकुलेट होते हैं तो आप इस वैक पे पहुंचते हो। अब ये वैक किस काम के लिए यूज होता है? इस वैक की बेस पे एनपीवी निकलती है, पॉजिटिव होता है तो इन्वेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते। इस वैक की बेसिस पे आईआरआर कंपेयर होता है, अगर आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होता है तो इन्वेस्ट करते हैं, वरना नहीं करते। अग्रीड? अगर आईआरआर आपका ग्रेटर है वैक से तो आप इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप डाइवेस्ट करेंगे। ये डिसीजन मेकिंग के लिए की मेट्रिक है, और ना सिर्फ इस डिसीजन मेकिंग के लिए बल्कि ओवरऑल लेवल पे आगे आपके सिलेबस में भी एक ये बड़ा की मेट्रिक तौर पे मौजूद है। ठीक है जी, समझ आती है बात? वहां पे किसी का कोई सवाल है? हाँ, वैक रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, कोई ना कोई बेंचमार्क जरूर होता होगा। उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शायद वो अभी लेके आए, लेकिन मिडिल ईस्ट में एक तो डेट का वगैरह इतना कोई मसला नहीं था, हर चीज़ के लिए अरबों के पास इन्वेस्टमेंट होती थी, और ये किसी अजमी को जो बाहर के लोग हैं उनको तो कुछ खरीदने देते नहीं थे। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है तो किसके साथ करना है? इनके साथ करना है। ये अपने अंदाजे से कि भाई इतना रिटर्न होना चाहिए, इस हिसाब से लेके चले आते। चलें जी, डन हो गया। तो आज हमने बहरहाल अपनी डिस्कशन को यहीं तक रखना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने वैक का पढ़ा। अगली क्लास में अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। वैक कैसे कैलकुलेट होता है, डेट, इक्विटी, मार्केट वैल्यू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये कैसे निकलती है। जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो फिर हम उस चीज पर आएंगे कि अब कंपनी को सोर्स ऑफ फाइनेंस रखनी कौन सी चाहिए। डेट रखना चाहिए, इक्विटी रखना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स रखना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए। अग्रीड? समझ आती है बात? इसको इस तरफ कर दो। आप लोगों के लिए भी, दोज हु पार्टिसिपेटेड थ्रू जूम, आगे इंशाल्लाह ताला हम कैलकुलेशंस करेंगे। अब तुम लोगों की कल की क्लास लगी हुई है बीएफडी की 10:30 से 1 सुबह, संडे वाले। ऑनेस्टली विदाउट बीइंग ओवरली एंथुसियास्टिक, मुझे बताओ यहाँ आके क्लास लोगे या लाइव जूम पे लोगे? संडे का दिन है तो जो भी हो मुझे इन्फॉर्म कर देना। पता नहीं, ये नहीं करना कि मैं यहाँ पर आऊँ और एक भी बंदा इधर ना बैठा हो। ग्रुप पे सेंड कर दो, जो लोग अभी जूम पे कल आना चाहते हैं फिजिकली वो भी ग्रुप पे मेंशन कर दें, या मुझे इन प्राइवेट मैसेज कर दो। अगर लोग यहाँ पर आ रहे होंगे मैं यहाँ क्लास ले लूँगा, नहीं आ रहे होंगे तो मैं घर से लाइव क्लास ले लूँगा। ठीक है, वट एवर द केस में मुझे इन्फॉर्म कर देना। अगर इन्फॉर्म नहीं करोगे तो मैं लाइव लूँगा, फिर फिजिकल नहीं लूँगा।
चलें, ठीक है जी।